बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है हम कैसे रखवाले हैं और इसकी राइटर है नबीला अज़ीज़। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। रोशाने को देखोगे? समीर ने मेरे कान में सरगोशी की और मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने ताज्जुब भरी नज़रों से समीर को देखा। वो मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर शरारत थी। बोलो ना, फिर टाइम नहीं मिलेगा, मेहमान जमा हो जाएंगे। उसने मुझे कोहनी मार के मुतवज्जा किया था। हाँ हाँ देखूंगा। मेरे अंदाज में तेज़ी और तजस्सुस ऊद के आया था, क्योंकि अगर आज रोशानी को ना देखता तो फिर उम्र भर के लिए हसरत रह जाती, क्योंकि कल शादी और आज मायूं और मेहंदी की रस्म थी। तो फिर आओ मेरे साथ। समीर मेरा हाथ पकड़ कर खड़ा हो गया। हम स्टेज से उतरते देखकर तकरीबन सभी मुतवज्जा हो गए। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? लाला आपी ने हमें घूर के देखा। ऊपर बेडरूम में। क्यों? वो मेरे करीब आ गई थी। अरे अभी मुझे क्यों घूर रही हैं, इससे पूछिए। कहता है बाथरूम जाना है। समीर ने मेरी तरफ इशारा करके मुझे खजल कर दिया और मैदान किचकिचा के रह गया, क्योंकि मैं मेरा हाथ छोड़कर मुझसे थोड़ा दूर जा खड़ा हुआ था। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आना, मेहमान आ रहे हैं। वो कह के दूसरी सिम चली गई और मैंने ज़ोरदार किस्म का मुक्का समीर की कमर में जड़ दिया। वो हंस रहा था और मुझे लेकर ऊपर आ गया। उसको बड़े टेरेस की सिम जाने वाली राहदारी की तरफ भरते देखकर मुझे बेजारी हुई। अरे यार, मैंने बड़ी ताक झाँक की है, लेकिन वो एक बार भी नज़र नहीं आई। आज तो फिर इतना हंगामा है। जिस चीज़ के लिए हंगामा हुआ है बाहर आना ही पड़ता है। यूँ समझ लो आज 30वां रोज़ा है और आज चांद ज़रूर निकलेगा, क्योंकि ईद का ऐलान हो चुका है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी ईद का। बाकी लोगों के कल भी रोज़े ही होंगे। उसने आह भर के दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर टेरेस पर धकेल दिया। दोनों कोठरियों में लाइटिंग और फूलों से काफ़ी आरइश की गई थी, इसलिए दोनों कोठियाँ दुल्हनों की मानिंद सजी हुई थी। दोनों घरों में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। बस फ़र्क इतना था कि लड़की वालों की तरफ मर्दों की आमद पर पाबंदी थी, ताकि लड़कियां जैसे चाहे फंक्शन इंजॉय करें। अलबत्ता लड़के वालों की तरफ ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि लड़के ये पाबंदी लगाकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी नहीं मार सकते थे। उनके दिल गुर्दे लड़कियों जैसे मजबूत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा रौनक और रंगों का सिलसिला लड़की वालों की तरफ नज़र आ रहा था। चूड़ी और पायलों की झंकार में हंसी और खिलखिलाहटों की खनक शामिल होकर एक दिलकश सी तरंग पैदा कर रही थी। मेहंदी, उपटर और ताज़ा फूलों के गजरों की महक ने माहौल को काफ़ी हद तक मसहूर कुन बना रखा था। लेकिन इस सब से हटके मैं सिर्फ एक चेहरा देखने का मुतमन्नी हो रहा था, और वो लड़कियों का झुरमुट मेरी तमन्ना को बेताब कर रहा था। रोशानी को सुर्ख दुपट्टे की छाँव में बाहर लाया जा रहा था। दुपट्टे के सामने वाले दोनों पल्लू उसके भाइयों ने, यानी काशान और हन्नान ने पकड़ रखे थे। अमूमन यही देखने में आया था कि दुल्हन की सहेलियां या फिर बहनें दुल्हन को लेकर आती थी, लेकिन यह मामला उल्ट था, क्योंकि उसके भाइयों को उससे प्यार भी तो बहुत था। बकौल अलीज़े, वो हमारी गुड़िया ही नहीं चिड़िया भी है, और अब उनकी चिड़िया उनके आशियाने से उड़ने वाली थी। खैर मुझे क्या फ़िक्र, उसे उड़कर हमारे पास ही तो आना था। वो मुझे साफ वाजिया नज़र नहीं आ रही थी। उनके लॉन में स्टेज नहीं लगाया गया था, बल्कि उसकी जगह एक बड़े से झूले को रख के गुलाब, मोती और गेंदे के फूलों से सजाया गया था। इस झूले में दुल्हन के अलावा दो और लड़कियों के बैठने की जगह थी, जो दुल्हन के दाएं बाएं बैठकर मेहंदी या फिर तेल वगैरह लगाने की रस्म अदा कर सकती थी। रोशानी के इस झूले में बिठाया कर उन दोनों भाइयों ने उसके सर पर हाथ रखा, प्यार किया और वहाँ से चले गए, क्योंकि लड़कियों ने उन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए रस्म के लिए बर्दाश्त किया था। रफ्ता रफ्ता हजूम हटने लगा, क्योंकि अब मूवी और फ़ोटो सेशन शुरू हो चुका था। अनुषे के पास मेरा हैंड कैम था, वो मूवी बना रही थी। मैंने मतला साफ देखकर अपनी नज़र उस पर मरकूज़ कर दी और मैं मबहूत हो गया। मैं उसे तकरीबन 2.5 साल बाद देख रहा था, और इन 2.5 सालों में वो और भी हसीन और दिलकश हो गई थी। मेरी धड़कनें इस खूबसूरती पर सहम गई। मैं अगरचे 40-50 फीट के फासले से उसे देख रहा था, मगर फिर भी तेज़ रोशनियों की बदौलत बआसानी देख सकता था। वो चुनरी के जर्द लिबास में खुद भी सरसों जैसी जर्द रंगत लिए बेहद पुरसोज लग रही थी, और उसकी यही पुरसोस और बुझी बुझी सपाट सी कैफियत मेरे दिल में खटक सी गई। मेरा दिल नामहसूस अंदाज में धड़का, क्योंकि लड़कियां उसके इर्द गिर्द अटखेलियाँ कर रही थी, मगर वो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। उसके चेहरे पर ऐसा कोई रंग, कोई अक्स नहीं था जिसको मैं अपने नाम, अपने रिश्ते, अपनी ज़ात से मंसूब करके खुश होता, या फिर ये सोचता कि वो मेरी पनाहों में आने के ख्याल से शर्मा रही है, हया से मगलूब हो रही है। लेकिन क्या कह सकता हूँ, दिल तो आहिर दिल है ना। उल्टा मुझे ही बहलाने लगा। हो सकता है थकी हुई हो, मूड ऑफ हो, तबीयत ख़राब हो, अरे भाई कुछ भी हो सकता है, और मुझे इस कुछ भी हो सकता है को मानना ही था, क्योंकि मैं इस वक्त जिस पोजीशन में था ज़्यादा सोचे पालने की फुर्सत ही कहाँ थी।
हर चीज़, हर ख्याल पसे पुश डालकर उसको दिलचस्पी से देखने लगा और ऐसा बेखबर हुआ कि ये भी भूल गया कि मेरा पहरेदार भी मौजूद है या नहीं। अगर यूं रंगे हाथों पकड़ा गया तो क्या होगा, देखने वाले क्या सोचेंगे। और मैं रंगे हाथों पकड़ा गया, क्यों बरखुरदार, क्या हो रहा है। पापा की भारी आवाज़ मेरे छक्के छुड़ा गई। उनका हाथ मेरे कंधे पर ठहर चुका था। वो समीर मुझे यहाँ मुझसे बर वक्त कोई बहाना नहीं बन सका। मेरी सारी चालाकी, जहानत और समझदारी मेरा साथ छोड़ गई थी। मैं खजल हो रहा था और वो मज़ीद मुझे खिफजदा कर रहे थे। क्या ख्याल है रुखसती आज ही करवा लें। उनकी जुबानी नज़रों और बात ने मुझे कुछ कहने के काबिल नहीं छोड़ा था। कोई बात नहीं बेटा, ऐसी बेसब्री हो ही जाती है। तुम्हारी अम्मी भी इसी आंगन से ब्याह कराई थी और माइयों की रात मैंने भी कुछ इसी तरह देखा था। लेकिन बात यह है कि हमारे पहरेदार वफादार था। उन्होंने शरारत से कहा और मैं हैरानी से देखने लगा। फिर बात समझ में आते ही दोनों बाप बेटा कह कहा लगाकर हंस पड़े। तो गया मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, क्योंकि रोशानी मेरी मामूजात थी और मैं उसकी फूफो का इकलौता बेटा। अरे अरे, बिल्कुल इकलौता नहीं, मेरे आगे पीछे मेरी 2 बहनें हैं। यानी एक मुझसे बड़ी लाला आपी थी और एक मुझसे छोटी अनुषा। यानी जिस घर में रोशानी आ रही थी उसी घर में मेरी अम्मी भी आई थी। और इंशाल्लाह मेरा इरादा था कि हम इस घर से दुल्हन लाने का सिलसिला हमेशा बरकरार रखेंगे। मेरा मतलब है कि मेरा बेटा होगा तो वो भी इसी घर से दुल्हन लाएगा, फिर मेरे बेटे का बेटा होगा और फिर उसके बेटे का बेटा। फिर अब क्या इरादे हैं, नीचे चलोगे या फिर जूता उतारूं। पापा ने मेरे मेरे नस्ल दर नस्ल चलने वाले ख्वाब में खलल डाल दिया और मुझे फ्यूचर से हाल में खींच लाए कि अभी तो मुझे खुद दुल्हन लेके आनी थी। लड़कियां रुशाने को तेल और उपटन लगाने में खासा तंग कर रही थी। मैंने गहरी सांस खींचकर पापा को देखा। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मैंने आहिस्तगी से कहा। तो वो मेरा मतलब समझकर हंस दिए थे। वैसे यार, कहते हैं कि माइयों की दुल्हन कोई किस्मत वाला ही देखता है। क्यों, मैंने उनके साथ चलते हुए हैरत से पूछा। अरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। ज़्यादातर लोगों को शादी और वलीमे वाले दिन की दुल्हन देखना नसीब होती है। माइयों वाले दिन तो सब अपने अपने घरों में रस्म कर रहे होते हैं। इसलिए तुम्हारी दादी माँ का कहना था, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपनी दुल्हन को माइयों के दिन भी देख लेते हैं। उन्होंने बड़े फ्रेश और जानदार लहजे में बताया और मैं उनकी बात से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुआ था। दिल ही दिल में समीर का मशकूर होने लगा, जिसने मुझे माइयों की दुल्हन देखने का मौका फराहम किया था। मैं दोबारा स्टेज पर आकर बैठ चुका था। सबकी रस्में और शरारतें अरूज पर थीं। वसी, तुम अभी तक इन लोफरों में बैठे हो, उठो अंदर जाओ। अम्मी ने आते ही मुझे डांटा और वो सब ही लोफर पहलू बदल कर रह गए। आंटी बेफिक्र रहें, ज़्यादा देर ये भी बैठने वाला नहीं है, ये तो बस हमें चारा डाल रहा है। रोहेल ने कुछ इस अंदाज में कहा कि मेरे साथ अम्मी भी हंस पड़ी थी, क्योंकि ये सच ही तो था। मैं तो महज उन्हें कंपनी देकर उनका दिल बहला रहा था, वरना मेरा सारा ध्यान तो कमरे में इंतज़ार करती दुल्हन बनी रुशानी की तरफ था, जो आज मेरी हो चुकी थी, सिर्फ मेरी। जाओ यार जाओ, शादी तुम्हारी हुई है, जल्दी तुम्हारी अम्मी को हो रही है। ए अल्लाह, ऐसी जल्दी की तौफीक हमारी माँ को भी दे। रोहेल ने हाथ उठाकर दुआ की। आज उसे शादी की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी और मैं सचमुच खड़ा हो गया, क्योंकि हकीकतन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। वो सब तो इसलिए रिलैक्स बैठे थे कि सबके घर करीब करीब ही थे, कौन सा दूर जाना था। लेकिन मुझे खड़े होते देखकर उनको पतंगे देख लग गए। देखा देखा कैसे उठकर जा रहा है, रस्सियाँ तुड़वा रहा है। रुहेल की रग फड़की और मैं कह कहा लगा के हंस पड़ा। मैं तो रस्सियाँ तुड़वा रहा हूँ, तुम संगल तुड़वाओगे। खैर, इतनी जल्दी हम भी तेरे हाथ पीले नहीं करने वाले। मैंने जानबूझकर उसे छेड़ा। खूनखार नज़रों से वो देखता चला गया। सब इस नोक-झोंक से महसूस हो रहे थे और अपने अपने घरों की राह लेते चले गए। उनको रुखसत करके आया तो अनुषा से सामना हुआ, जो मेरे बेडरूम के सामने सुल्तान राही बनी खड़ी थी। सिर्फ गंडासे की कमी थी। जी मैडम, लगाइए मेरे कमरे की बोली, मैंने ज़रा चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन उसने चिढ़ने की बजाय सचमुच बोली लगाती थी। लेकिन मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि इतनी भारी कीमत पर अपने बेडरूम में दाखिल हो सकता और ख़रीद सकता। और वो मुश्किल रोध होकर 5,000 रुपये आमादा हुई और मेरा रास्ता छोड़ दिया। दरअसल दिन भर नेक देने दिलाने में मेरी तमाम जेबें खाली हो चुकी थी। इस वक्त सिर्फ 5 नोट रह गए थे, जो अनुषा ले उड़ी। खैर, सौदा कुछ महंगा तो नहीं था, लेकिन इससे पहले कि मैं अंदर दाखिल होता, लाला आपी को अपनी से आते देख कर रुक गया। ये क्या है? मैंने उनके हाथ में ट्रे देखी। ये रुशानी और तुम्हारे लिए दूध है और ये उसकी टैबलेट। उसकी तबीयत ख़राब है, ख्याल रखना। और हाँ देखो, वो जाते जाते मुड़ी, वो भी ना समझ और काफ़ी छोटी है, उसकी किसी बात को दिल पे मत लेना, रफ्ता रफ्ता तुम्हारी बातों को समझ जाएगी, ठीक है ना। उन्होंने मुझे समझाया और मैं सर हिलाकर अंदर आ गया। अंदर का माहौल तो जैसे मधोशी के राग लाप रहा था। ताज़ा फूलों की महक ने अजीब फुसूखेज़ी पैदा कर रखी थी। यूँ लग रहा था जैसे पूरे शहर के फूल इकट्ठे करके मेरे कमरे में पहुंचा दिए गए हों। बेड और कालीन पर फूलों की दबीस तय थी।
गुलदान भी फूलों से भरे पड़े थे। दरवाज़ा बंद करके मैंने ट्रे बेड की साइड टेबल पर रखी और दूसरी तरफ घूमकर उसकी सिमत आ गया। उसका लहंगा पूरे बेड पे फैला हुआ था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इतना भारी कामदार लहंगा उसने संभाला कैसे होगा। वो तो नाजुक सी थी, लेकिन शायद उसने सिनफे नाजुक का ये रिकॉर्ड बरकरार रखा था कि शादी के रोज़ वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए तो सह जाती हैं। मेरे बैठने की वजह से वो बेख्तियार सिमटी और चूड़ियों के साथ कई और मधुर साज बज उठे थे। इसने मेरे सलाम का जवाब इतनी आहिस्तगी और मध्यम आवाज़ से दिया कि मैं भी वो मुश्किल सुन सका था। उसका चेहरा झुका हुआ था और मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उसका चेहरा पकड़ ऊंचा कर दिया और वो कितनी ही देर मैं उसे देखता रहा। मैंने अपने दिल को पागल होते महसूस किया। उसका होशरुबा हुस्न ईमान डगमगा देने के दर पे था। वो मेरा हाथ अपनी थोड़ी सी हटा चुकी थी और मैं भी जैसे ज़रा संभलने की कोशिश करने लगा। जानती हो, मैंने कल तुम्हें देखा था। उसने यकदम पलकें उठाई, आंखों में हैरत थी। कब? उसे यकीन न आया। जब तुम इतने सितारों में आंगन के बीचों बीच जर्द चांद बनी बैठी थी। मेरे अंदाज में शरारत थी, मगर उसे शायद नागवार गुजरा था। जब से हमारी एंगेजमेंट हुई थी वो कभी मेरे सामने नहीं आई थी, और वैसे भी मैं इतना अरसा तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहा। सिर्फ 6 माह हुए थे पाकिस्तान आए और इतने अरसे बाद उसे देखा था, वो भी एक दिलचस्पी और शरारत के तहत। लेकिन उसकी बेतासुर खामोशी मुझे खासी अजीब लगी थी। क्यों? तुम्हें बुरा लगा मेरा देखना? मैंने उसकी आंखों में झांका, जिनमें मुझे सर्द बहरी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आया था। मैं चौंक गया, क्योंकि वो जो चीज़ मैं देखना चाहता था वो नज़र नहीं आ रही थी। खुशी और शर्म, ये दोनों चीज़ें मफकूद थी और मुझे इन दोनों चीज़ों की शदीद तलब थी, क्योंकि जब तक औरत के चेहरे पे खुशी और शर्म के रंग नज़र न आए, मर्द बेचैन सा रहता है, क्योंकि हमेशा औरत के चेहरे पर रंग मर्द की वजह से ही आते हैं। और यही वजह थी कि मेरी वजह से अभी तक उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं बिखरा था और मैं वो रंग देखने के लिए बेचैन था। मैंने बेख्तियार उसके मेहंदी और चूड़ियों से सजे खूबसूरत दूधिया हाथ अपने हाथों में थाम लिए, मगर वो करंट खा गई। उसने अपने हाथ एकदम मेरे हाथों से खींच लिए। मुझे उसकी हरकत पर हैरत का झटका लगा। मैंने हैरानगी से देखा, मगर वो किसी इज़्तिराब का शिकार नजर आने लगी। क्या क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? मैंने काफ़ी दोस्ताना लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं, वो मैं कपड़े चेंज कर लूँ? उसने काफ़ी डरे सहमे और मासूम से अंदाज में मेरी इजाज़त चाहिए और मैं बेसाख्ता हंस पड़ा था। उसे यही हदायत देकर भेजा गया था कि मेरे देखने और मेरी इजाज़त से पहले वो अपना कोई भी सिंगार नहीं उतारेगी, इसलिए वो अभी तक इस तरह बैठने पर मजबूर थी। रूनुमाई का गिफ्ट क्या लोगी? मैं उसका इज़्तिराब नज़रअंदाज करते हुए उसके करीब झुका और वो गैर महसूस अंदाज में पीछे खिसकी। जो आप दे दें, उसने वो मुश्किल जवाब दिया था जैसे, और मैंने उसकी हालत से लुत्फ उठाते हुए उसे बाहों में भर लिया और अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टिका दी। उसकी बिंदिया और झूमर के मोती बेचैन हो गए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो खुद मेरी बाहों के हल्के में फड़फड़ाने लगी थी। उसके तो जैसे औसान ख़ता होने लगे थे। आज की रात मेरे पास प्यार और शिद्दत के अलावा कुछ भी नहीं, जितना चाहे ले लो। वो मेरे लहजे की गंभीरता से बुरी तरह बुखलाई। उसका वजूद कांप रहा था। प्लीज़, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मेरा दिल घबरा रहा है। अपना दिल मुझे दे दो, फिर नहीं घबराएगा। मेरे दिल के साथ रहेगा तो बहल जाएगा, अकेला रखोगी तो घबराना ही है। मेरी तजवीज़ पे भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी सांस जैसे फूल रही थी। मैं उसकी हालत को गहराई में जाकर समझने से कासिर था। एक शर्त पे छोड़ता हूँ। वो यकदम चौंकी, जैसे हर शर्त मानने को तैयार हो, लेकिन मेरी नज़रों के गुस्ताख सवाल पे वो बिदक गई। इससे पहले कि मैं कोई गुस्ताखी या शरारत करता, वो दबे लहजे में चीखी थी, प्लीज़ छोड़े मुझे। इसकी कोफ्त पे मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो तीर की मानद मेरे हिसार से निकल गई। घंटा भर उसने बाथरूम में मेकअप साफ़ करने में लगा दिया, फिर कपड़े चेंज किए और मैं इंतज़ार करते करते झुंझला गया था। रुशानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उसे बाथरूम से निकलते देख काफ़ी संजीदा लहजे में पूछा और बगौर उसे देखा। मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। जेवरात दराज में डालकर वो आहिस्तगी से बोली, तो आराम करो, टैबलेट ले लो। मैंने नादानिस्तगी में उसका हाथ पकड़ा था, जो उसने इस दफ़ा भी झटके से छुड़ा लिया, और मैं ठटक गया। वो बेड की सिमत भरी तकिया उठाकर सोफे पे चली गई और मैं हक्का बक्का खड़ा ना समझी से करवट बदल के सोई। रोशानी की पुश्त को देखता रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। उसने ऐसी हरकत क्यों की? उसे मुझसे नफरत थी, चिढ़ थी, या फिर मैं पसंद नहीं था? आखिर क्या था? वो कुछ तो इजहार करती। क्या अभी भी इजहार बाकी है? मेरा दिल मुझे फिटकार रहा था। मेरे दिल में जो कांटा कल पैवस्त हुआ था, आज उसकी जड़ी निकल आई थी। मुझे अपने जज्बात में हल्के जहर की आमेजिश महसूस हुई। उसका रवैया 3-4 रोज़ बाद सामने आता तो मैं गलत ठहराया जाता, लेकिन यूँ पहली रात ही ऐसा सलूक मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। मेरी रात कांटों में बसर हुई, दिमाग शल हो चुका था। रात भर मैं जलता रहा और मेरे साथ मेरी आंखें और दिल भी जलते रहे।
इस जलन ने आंखों को सुर्ख कर डाला था, मगर मेरे कज़न जो मेरे दोस्त भी थे मेरी आंखों की सुर्खी को ज़ुमानी रत जगह के नाम दे रहे थे। और मैं उनसे क्या कहता कि हाँ, मैंने रत जगह मनाया है, लेकिन वो नहीं जो वो समझ रहे थे, बल्कि वो रत जगह जो सिर्फ मैं समझ रहा था। मैं अनापरस मर्द नहीं था कि छोटी छोटी बातों को ज़िद और गुस्सा बना लेता, मगर यूँ अपनी ज़ात, अपने रिश्ते, अपने मकाम को ठुकराते हुए भी नहीं देख सकता था, कम अज़ कम किसी वजह के बगैर तो हरगिज़ नहीं। और वो क्या हो सकती थी, मैं सोच सोच कर हार गया था। सब यही कहते थे कि रोशानी लड़के लड़कियों के मेल मिलाप को पसंद नहीं करती, अपने कज़न से मिलने में भी एहतियात और गुरेज करती है, घर से बाहर निकलना उसे बुरा लगता है, टीवी ड्रामों से दूर रहती है, म्यूज़िक नहीं सुनती, फैशन नहीं करती, बिल्कुल सादा रहती है, नमाज़ पढ़ती है, चुप रहती है, समझदार है। फिर भी अब उसे क्या हो गया था? मैं अब तक आते आते बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। क्या हुआ? परेशान लगती हो? मेरे और समीर के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी, हम दोनों एक दूसरे का मसला फ़ौरन समझ जाते थे, लेकिन यह मसला कुछ ऐसा था कि मैं शेयर नहीं कर सकता था। पर्दा और भरम भी तो कोई चीज़ होती है। कुछ नहीं, सर भारी हो रहा है। मैंने कनपट्टी को उंगलियों से मसला। रुशाने की वजह से तो नहीं? समीर ने आहिर रुशाने का कज़न था, वो शायद उसके मिजाज को समझता था। क्या मतलब है? मैंने बगौर उसे देखा। मेरा मतलब है रुशाने की तबीयत जो ख़राब हो जाती है कहीं। नहीं यार, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कुछ देर सोना चाहता हूँ, मैंने बेजारी से कहा। उसकी बात पे मुझे चिढ़ हुई थी। तबीयत ख़राब? वो तो ठीक ठाक होशो हवास में थी। मेरा दिमाग सुलग गया। तो फिर तुम शाम तक आराम करो, वलीमे की तकरीब तो रात को होगी, तब तक फ्रेश हो जाओगी, हम मेहमानों को देखते हैं। वो उठकर चला गया और मैं कमरे में आ गया, जहाँ वो लड़कियों के कुछ झुंड में बैठी थी, लड़कियों से छेड़ रही थी और वो कंफ्यूज हो रही थी। मेरा दिल चाहा लड़कियों से कहूँ जिस गलत फहमी की वजह से वो उसे छेड़ रही है, ऐसी कोई छेड़छाड़ हमारे दरमियान नहीं हुई, बल्कि वो कुछ हुआ था जो मुझे भुलाए नहीं भूल रहा। मुझे देखकर उन्होंने कमरा खाली कर दिया। रात सोने के लिए तुम्हें ये बेड पसंद नहीं आया तो दिन में इसकी शान क्यों बढ़ा रही हो? ना चाहते हुए भी मेरा लहजा गुस्से से भर गया था और वह सर झुकाए खामोश बैठी रही, मगर मुझे उसकी खामोशी तब आ गई। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? मुझे अपने लहजे की सख्ती का खुद इल्म नहीं हो रहा था। अपनी ज़ात की नफ़ी किसी घाव की मानने लग रही थी। वो मेरे गुस्से से घबरा के बेड से उठ कर खड़ी हुई। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वो तेज़ी से बाहर निकलने लगी, मगर मैंने कलाई पकड़ कर उसे वापस खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि तुम ये बताओ तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है? तुम मुझसे अलग क्यों सोई? मुझे किसी और के पास नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। मैं अलीज़े आपी के साथ सोती हूँ, प्लीज़, मैं किसी के साथ रहने की आदी नहीं हूँ। वो सहमे से मासूम अंदाज में बोली, लहजा रूहानसा हो रहा था। उफ़ अल्लाह, ये मासूमियत! ऐसी अदा पे कौन काफर नहीं मरता। मैं रात भर का गुस्सा और अजियत भूल कर नर्म पड़ गया। मेरी जगह कोई पत्थर भी होता तो यकीनन पिघल जाता। वो सितमगर थी भी तो वैसी ही। मैं तो पहले ही उसका घायल था, अब और हो गया। तो तुम्हें सोफे पर अकेले सोते हुए डर नहीं लगा था? अब मेरा अंदाज नर्म था। लगा था? वो आहिस्तगी से बोली। तो मेरे पास आ जाती। मैं अपने किसी जुमले के रद्द-ए-अमल में उसके चेहरे पर रंग देखना चाहता था। मुझे हर बार मगर नाकामी हो रही थी। वो महज सर झुका के रह गई। चलो कोई बात नहीं, आज हिम्मत कर लेना, तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं तो कहकर भूल गया, मगर उसने इस बात के ज़रिए से शायद पूरा दिन टेंशन में गुजारा था, जिसका नतीजा ये निकला कि जब रात के हम मैरिज हॉल से वलीमे की दावत निपटा कर वापस आ रहे थे, वो बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। मुझे दुल्हनों के हाथ बड़े अच्छे लगते थे, खुसूसन उन पे दिलकश से नक्शो निगार में सजी मेहंदी का रंग मेरी तवज्जो खींच लेता था। मैं दूसरों की बीवियों के हाथ देखते हुए महव हो जाता था। ये तो फिर मेरी अपनी बीवी के हाथ थे, जो यकीनन और हकीकतन खूबसूरती और दिलकशी का मुंह बोलता सबूत थे। इन पे मेहंदी के दीदा जेब नक्शो निगार मुझे बहकाने के लिए काफ़ी थे। मेरी तवज्जो भटकी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और जितनी आहिस्तगी से पकड़ा, उतनी ही नरमी से उसकी हथेली को चूम लिया। मेहंदी की खुशबू मेरे हवासों में उतर गई थी। मैं अच्छा खासा बहक चुका था और उसका तो जैसे दम निकलने लगा। अब क्यों बेचैन हो रही हो? कुछ कहना है? मैंने ड्राइविंग के दौरान गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो फिरोजी कामदार लहंगे, मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बात सुनकर उसकी सांस बहाल हुई, मगर मेरी सांस जैसे जकड़ी गई थी। वो मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरा मतलब है अम्मी अम्बू के घर। उसने घर को वाजे किया और मैं चौंक के उसे देखने लगा। वो अभी भी हाथों को मसल रही थी, शायद इस हथेली को तो कुछ ज़्यादा ही मसल रही थी जिस पे मैंने बोसा दिया था। यकीनन वो मेरे होंठों के लम्स को मिटाना चाहती थी और मैंने इस पे सिर्फ एक नज़र डालने के बाद स्पीड बढ़ा दी थी। मैंने तो सफ़र एंजॉय करने के लिए स्पीड स्लो रखी थी, मगर क्या हासिल ऐसे सफ़र से जिसमें हम सफ़र ही बेजार था और साथ छोड़ना चाहता था, फरार चाहता था। मैंने गाड़ी उसके गेट पे रोकी। उसके अम्मी अब्बू का घर मेरे घर से पहले था, अलबत्ता दीवारें जुड़ी हुई थी। चौकीदार ने हैरान होते हुए गेट खोला। वो लोग अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे। सबसे पीछे मेरी गाड़ी थी। अलीज़े और काशान की बीवी मेरी गाड़ी को देखकर टेरेस से नीचे आ गई थी।
वो लोग तो शायद सोने की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी टाइम जो हो चुका था। क्या बात है वसी भाई, आप यहाँ? अलीज़ा मेरी तरफ आई। तुम्हारी बहन तुम्हारे इस पास सोने की आदी है, इसलिए वो यही रहेगी। अल्लाह हाफिज़, मैं कहकर गाड़ी बैक कर चुका था क्योंकि रुशानी उतर गई थी और अलीज़े के साथ भाभी भी परेशान हो गई। घर आया तो लाला भी अनुषा और अम्मी को मुंतज़िर पाया, जो हम दोनों का इंतज़ार कर रही थी। उनको बताकर मैंने कमरे का रुख किया, वो भी देखती रह गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से मैं कुछ संभल गया था, अपने बेताब दिल को थपक के सुला दिया और रुशाने के लिए इतनी बेकरारी को भी दबा दिया था। बस ये जानना चाहता था कि आखिर इस सारे किस्से की वजह क्या थी। उसने वसी इकराम को इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे और क्यों किया था। मैं कुछ अफलातून किस्म का बंदा नहीं था, मगर अपने हल्का अहबाब में और अपने ख़ानदान में एक ठोस मकाम रखता था। मेरी शख्सियत नज़रअंदाज होने के काबिल तो नहीं थी, बल्कि मैं तो जहाँ भी जाता अपनी पर्सनैलिटी, जहानत और काबिलियत की वजह से हमेशा सताइश समेटता था और मरकज़ निगाह बन जाता था। इंग्लैंड में भी मुझे इम्तियाज़ी सलूक से नवाजा गया, लेकिन यहाँ रोशाने। मेरा दिमाग थक गया सोच सोच कर, इसलिए मैंने 2 दिन से उसे सोचना छोड़ रखा था। लेकिन इस वक्त अम्मी फिर उसे मेरे असाब पे सवार कर रही थी। आज उसे लेने जाना है, 3 दिन हो गए हैं गए हुए, तुमने तो एक बार भी उसे लाने के लिए नहीं कहा। मैं जूस का गिलास उठाते हुए रुक गया। अनुषा अम्मी की बात पे मुस्कुराई थी। लगता है खफा है। अरे एक दिन की दुल्हन से क्यों खफा होने लगा? आजकल के दिनों में तो दिल दुल्हनों के नाज नखरे होते हैं। वो रुशाने की बुफी थी, इसलिए भतीजी के हक में बोल रही थी। मैं चाहकर भी कुछ न कह सका। मैं ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। फारिग रह रह कर दिमाग ख़राब करने से मसरूफियत भली थी। नाश्ता ख़त्म करते ही उठकर बाहर आ गया। हूँ, लेने जाना है। पहले उससे पूछ तो लें वो आएगी भी या नहीं। गाड़ी निकालते हुए मैं अकेला ही बुड़बुड़ा रहा था। ध्यान फिर उसी की सिमत हो चुका था। रात को जानबूझकर लेट आया था ताकि उसको लेने न जाना पड़े, और सचमुच में इस तकल्लुफ़ से बच गया। रात के 10 बज रहे थे और वो अनुषा के साथ लाउंज में बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखकर उसके चेहरे की रंगत पल भर में बदली। भाई कितनी देर कर दी आपने, हमने इतना इंतज़ार किया था आपका। अनुषा कुशन गोद में से निकाल कर मेरी तरफ बढ़ी। क्यों, मेरा इंतज़ार क्यों किया था? टाई की नोट ढीली करते हुए मैं वहीं बैठ गया। भाभी को लेने जाना था। वो मेरे बराबर बैठ चुकी थी और भाभी साहिबा के सर पर जैसे मौत के फरिश्ते आ खड़े हुए। मेरी मौजूदगी इतनी अहम नहीं थी मेरी जान, मैंने बज़ाहिर अनुषा से कहा, लेकिन जिसको सुनाया था वो खड़ी हो गई थी। ठीक है अनुषे, तुम बैठो, मैं चलती हूँ। वो वहाँ से चली गई। भाभी, अलीज़े आपका पूछ रही थी, कुछ फिक्रमंद थी, शायद कुछ कहना चाहती हो। अनुषा ने संजीदगी से कहा। हो सकता है, खैर तुम खाना लगवाओ, मुझे भूख लगी है। मैंने उसका हाथ थपका और फ़ौरन उठ गया होगा। अम्मी की खफगी का मुझे अंदाज़ा था, लेकिन अच्छा हुआ कि वो ज़रा जल्दी सोने चली गई थी, वरना इतनी देर से आने पर डांट मतवक्का थी। खाने से फारिग होकर ही मैं बेडरूम में आया। वो नमाज़ पढ़ रही थी। मैं कपड़े बदल के लेट गया। उसकी नमाज इतनी तवील हुई कि मैं गहरी नींद सो गया। मुझे कुछ पता ना चला कि उसने कब सलाम फेरा होगा, कब दुआ मांगी। दुआ भी उसने मेरी नींद ही मांगी होगी। मुझे 100% यकीन था कि वो मुझसे बचने के लिए इतनी तवील इबादत में मशगूल हुई है। मैं आज बड़े दिनों बाद समीर की तरफ आया था। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए, खुसूसन मामू मुमानी तो ज़्यादा खुश दिखाई दिए थे, जबकि गानी और अशर बाकायदा शिकवे कर रहे थे कि मैं शादी के बाद सबको भूल गया हूँ और कम नजर आता हूँ। अलबत्ता समीर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तुम रुशाने को भी ले आते, मुमानी जान ने कहा, और मैं पल भर के लिए चुप हुआ, फिर जवाब देना ही मुनासिब समझा। वो नमाज़ पढ़ रही थी। मैं गेट से निकला तो बेरादा ही आपकी तरफ चलाया। सोच समझ कर आता तो यकीनन ले आता। मैंने हकीकतन उनको ठीक ठीक जवाब दिया था। तुम इंग्लैंड क्यों जा रहे हो? मामू जान ने पूछा। चाचू ने अपना बिजनेस शुरू किया था और इस बिजनेस की कुछ डील्स मैंने की थी। अब उनमें कोई मसला हो रहा है और चाचू का कहना है मैं वहाँ जाकर उन्हें हल करूँ, इसलिए तो जाना पड़ेगा, वरना उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है। वैसे भी मेरा ख्याल है कि मैं अभी उनके बिज़नेस में पार्टनरशिप इख्तियार कर लूँ। जो मुल्क से बाहर काम होगा वो देख लिया करेंगे, और वो जो यहाँ ब्रांच होगी वो मैं देख लिया करूँगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतना फैलावा संभाल लो कि तुम्हारे पापा का भी तो बिजनेस तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह दोनों काम देखूंगा। पापा भी तो ऑफिस जाते हैं, है ना? मैंने काम की तमाम प्लानिंग कर रखी थी। मामू जान को मेरे इरादे और आगे बढ़ने की लगन देखकर खुशी हुई। फिर वो लोग चले गए तो मैं समीर के साथ लॉन में निकल आया। अपने आप को इतना मसरूफ़ क्यों कर रहे हो? समीर ने काफ़ी संजीदगी से पूछा। मुझे हैरानी हुई। मेरी बात शायद तुम्हें अच्छी न लगे, लेकिन यह हकीकत है। जिन लोगों की नई नई शादियाँ होती हैं वो घर पे और फारिग रहना पसंद करते हैं, लेकिन तुम तो घर से बाहर और मसरूफ़ रहने की कोशिश करने लगे हो। समीर, मेरी शादी को 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब शादी पुरानी हो गई है। आखिर कब तक इस नई नई शादी का दुम छल्ला साथ लगाए रखूं? मुझे उसकी बात से चिढ़ हुई थी, और वैसे भी मैं आजकल हर बात से हर आदमी से चिढ़ने लगा था। नई ज़िंदगी के हवाले से जितनी ख्वाब और ख्वाहिशें थी वो मिलिया मेट हो क्या हुई
میں ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ واپس کب تک آؤ گے؟ سمیر نے شاید میرا بیزار موڈ دیکھ کر بات بدل دی۔ 1 ڈیڑھ ماہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آب و ہوا بدل کے دیکھو، یقیناً چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا، تبھی کسی موضوع پر اچھے طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ سمیر نے مجھے چھیڑا اور میں اپنے خوف زدہ دماغ کو ریلیکس کرنے لگا۔ اس لڑکی نے مجھے بد دماغ بنا دیا تھا۔ میری امی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور بھائیوں کو بے حد پیاری، صرف بھائیوں کو ہی نہیں میرے پاپا کو بھی پیاری تھی۔ میرے پاپا میری امی کے ساتھ والے بنگلے میں رہتے تھے۔ اس وقت اس رہائشی ایریا میں صرف یہی 2 بنگلے سب سے پہلے تعمیر ہوئے تھے۔ یوں دونوں گھروں کے افراد کا آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا اور امی کا میرے پاپا سے بھی سامنا ہو گیا اور بات پسندیدگی اور شادی تک چلی گئی۔ پاپا کا چال چلن اور فیملی بیک گراؤنڈ کافی اچھا تھا، شادی طے پا گئی۔ امی کی شادی سے 1 دن پہلے ماموں احمد رضا کی شادی بھی طے پائی تھی، جو بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ یوں امی بیاہ کر ایک گھر سے دوسرے گھر آ گئی۔ میرے پاپا کے صرف ایک بھائی تھے جو انگلینڈ تعلیم کے سلسلے میں گئے تھے، لیکن شادی کر کے وہیں کے ہو کے رہ گئی، اس لیے پاپا کی فیملی مختصر تھی، مگر امی کی فیملی 3 بھائیوں پر مشتمل تھی۔ بڑے ماموں کی شادی کے بعد منجلے ماموں کی شادی ہوئی تو انہیں ساتھ والے بنگلے میں الگ کر دیا گیا۔ پھر سب سے چھوٹے ماموں کے ساتھ بھی یہی ہوا، جس کی بدولت ایک ہی لائن میں 4 بنگلے 4 بہن بھائیوں کی ملکیت ہو گئے تھے، اور اس بات پہ ہمارے جاننے والوں کو بڑی دلچسپی ہوتی تھی کہ ایک ہی اسٹریٹ میں 4 بنگلے ایک ہی فیملی کے۔ خاصی حیران کن اور دلچسپ سی بات تھی۔ سب سے پہلے بنگلہ چھوٹے ماموں کا تھا، جن کے 3 بچے تھے، سمیر، غانیہ اور اشر۔ اس کے بعد منجلے ماموں کا گھر تھا، جن کے 5 بچے تھے، عنید، جمشید اور رحیل۔ 2 بہنیں تھیں، زرین اور مہرین۔ پھر سب سے بڑے ماموں تھے، ان کا بنگلہ میرے بنگلے کے ساتھ تھا، یعنی ان کا بنگلہ تیسرا اور میرا چوتھا، اور آخری نمبر پہ تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، کاشان، علیزے، حنان اور روشانے۔ کاشان کی شادی زرین سے ہوئی تھی اور علیزے کا نکاح عنید سے ہو چکا تھا۔ عنید فارن سروسز میں تھا اور آج کل ملک سے باہر ہوتا تھا۔ سب سے آخر میں میری امی تھی، جن کے 3 چراغ تھے، لالا رخ، وسیع یعنی میں خود، اور انوشا۔ مجھے بچپن سے ہی ہائر اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ جانے کا شوق تھا، اور جب میرے شوق کا علم میرے چاچو کو ہوا تو انہوں نے فوراً مجھے انگلینڈ بلوا لیا۔ یہ نہیں تھا کہ اگر وہ نہ بلواتے تو میرا شوق پورا نہیں ہو سکتا تھا، بس بات یہ تھی کہ ایک گھر کا احساس نہیں مل سکتا تھا جو انہوں نے مجھے بھرپور انداز میں دیا تھا۔ ان کے بیوی بچوں نے بھی میرا بہت خیال رکھا اور میں نے 4 سال بڑے سکون سے گزارے۔ البتہ ان 4 سالوں میں میں نے ایک چکر پاکستان کا لگایا، یعنی 2 سال پہلے پاکستان آیا۔ تب امی نے میری پسند پوچھی، میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے، کیونکہ مجھے سچ مچ کوئی لڑکی پسند نہیں تھی۔ تب انہوں نے روشانے کا ذکر کیا۔ میری امی اور بڑے ماموں احمد رضا میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ علیزے کا نکاح میرے آنے سے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے اب امی روشانے والا چانس مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس روز میری اور روشانے کی انگیجمنٹ ہوئی، اسی روز میں نے اپنے سے کافی چھوٹی روشانے کو کافی اچھی طرح نگاہ بھر کے دیکھا تھا اور وہ میرے دل میں اتر گئی تھی۔ بعد میں انگلینڈ چلا گیا اور واپس آنے کے بعد بھی اسے نہ دیکھ سکا، حالانکہ اسے دیکھنے کی کافی کوشش کی تھی۔ پھر یہ چانس سمیر نے دیا اور میں نے 2.5 سال بعد اسے دیکھا، وہ بھی مائیوں کا ریز، جب وہ میرے حوالے سے پیلا جورا پہن چکی تھی۔ وسیع، کب آ رہے ہو تم؟ صرف 1 ماہ کا کہہ کر گئے تھے، 2 ماہ ہو گئے ہیں اب۔ امی کی آواز بہت بے چین اور ذرا سخت تھی۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر گلاس ونڈو کے پاس آ گیا، جس کے پار برف باری ہلکی پھوار کی صورت جاری تھی۔ باہر موسم بہت سرد تھا اور کچھ ایسا ہی موسم میرے اندر بھی سما چکا تھا۔ تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جی امی، سن رہا ہوں، جلد آنے کی کوشش کروں گا، دراصل کام زیادہ ہو گیا ہے۔ مجھے تمہارے بہانوں کی ضرورت نہیں، میں آج ہی بہرام سے کہتی ہوں وہ پاکستان بھیجے تمہیں۔ انہوں نے مجھے چاچو کے نام کی دھمکی دی۔ پلیز امی، کیوں پریشان کرتی ہیں؟ جیسے ہی کام ختم ہوتا ہے آ جاؤں گا، میں نے انہیں ٹوک دیا۔ دراصل میں اپنے دل کو جلنے سے بچا رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا جتنا اس کے قریب رہوں گا اور وہ مجھ سے دور رہے گی، مجھے ٹینشن ہوتی رہے گی، اور ویسے بھی میرے جذبات کو تازہ تازہ چوٹ لگی ہوئی تھی۔ دوبارہ سے ٹھکانے پر آتے ہوئے تھوڑا ٹائم تو چاہیے تھا۔ آخر شادی کے بعد 2-2.5 ہفتے ہم اکٹھے لیکن اجنبی بن کے رہے تھے، اور 2-2.5 ہفتے میں نے ذہنی ٹینشن میں گزارے تھے۔ اب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ لو روشانی آ گئی ہے، اس سے بات کر لو۔ امی نے ایک جھٹکے سے مجھے سوچ کے شکنجے سے نکالا اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ریسیور اسے تھما دیا۔ یقیناً وہ بھی اس اچانک افتاد پہ بکھلا گئی، جو کافی بکھلائے ہوئے انداز میں مجھے سلام کیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ میرے جواب کے بعد اس نے جیسے مروت نبھائی تھی، میرا جی چاہا موبائل کو دیوار پہ دے ماروں اور کہوں ایسا ہوں، لیکن مروت تو نبھانا تھی جیسے وہ نبھا رہی تھی۔ تمہاری دعاؤں سے بہت اچھا ہوں، تم سناؤ کیسے دن گزر رہے ہیں؟ جی بہت اچھے۔ وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن ایک بات تو بتاؤ، تم نے شادی کیوں کی؟ میرا سوال یقیناً عجیب تھا، لیکن میں سچ مچ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ امی اور علیزہ آپی نے مجھے… کیا؟ اس نے ہمت کر کے شاید سچ بول ہی دیا اور مجھے کرنٹ چھو گیا۔ جی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی تھی، میں نے انکار کر دیا تھا، مگر مجھے پریشرائز کیا گیا، سب کہتے تھے مجھے مان جانا چاہیے۔
मैं मंगनी तोड़ना चाहती थी। मैंने काफ़ी कोशिश की। वसी, मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं किसी को भी पसंद नहीं करती, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती, मैं आपका साथ नहीं। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी और उसकी सांस फूल रही थी। उसने ये सब इसलिए कह दिया कि मैं उसके सामने नहीं था, आंखों से ओझल था। अगर सामने होता तो यकीनन वो एक लफ्ज़ भी कहने की हिम्मत न करती। और मैं सब कुछ सुन के पागल हो गया। मेरा दिमाग चकरा गया था। मैं सिर्फ इतना कह सका, मैं कल की फ़्लाइट से पाकिस्तान आ रहा हूँ। फ़ोन बंद हो चुका था और मेरे साँप झुंझुनाए हुए थे। खैरियत, आज वापस चलने का इरादा नहीं है क्या? चाचू ग्लास डोल घोल कर अंदर आ गए। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। वो मेरी कैफियत से ठटक गई। आर यू ऑल राइट वसी? यस, इट्स ऑल राइट। मेरा लहजा भी कुछ बेतासुर सा हो रहा था। तो फिर इस तरह क्यों खड़े हो, जैसे सब जमा पूंजी लुट गई हो? और हकीकतन मेरी जमा पूंजी लुट गई थी। जब एक आदमी का हमसफ़र उसे कह दे कि वो उसे पसंद नहीं करता, इस सफ़र पे बखुशी उसके साथ नहीं आया, ज़बरदस्ती भेजा गया है, वो उसका साथ नहीं दे सकता, तो जमा पूंजी लूट ही जाती है। क्योंकि ये जमा पूंजी रुपए पैसे पर मुश्तमिल नहीं होती, ये तो दिल और दिल के अरमानों पर मुश्तमिल होती है। अरमान राख हो जाएं तो दिल भी कोयले की मानिंद हो जाता है। कभी दहक उठा, कभी स्याह होकर रह गया। और मेरा दिल इस वक्त स्याह हो रहा था। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैंने उन्हें इतला दी। अरे ये तो अच्छी बात है, मैं खुद तुमसे कहने वाला था, यहाँ का काम मैं देख लूँगा, तुम वापस जाओ। नई नवेली दुल्हन उदास होगी, आखिर हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो मेरे साथ ही ऑफिस बिल्डिंग से निकल आए। बर्फबारी के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। अब ज़्यादा ज़ोर बारिश का ही था। हम इस वक्त मानचेस्टर में थे और मानचेस्टर से हमें बोल्टन जाना था। चाचू की रिहाइश बोल्टन में थी। बोल्टन एक छोटा शहर था, अलबत्ता काफ़ी पुरसुकून, और चाचू के ज़्यादा जानने वाले भी बोल्टन में ही रहते थे। लेकिन काम के सिलसिले में उन्हें मानचेस्टर आना पड़ता था। उनका ऑफिस भी मानचेस्टर में था, इसलिए वो सुबह आते थे और शाम को घर वापस चले जाते। 2 माह से मेरी भी यही रूटीन थी, इसलिए ड्राइविंग का फरीज़ा मैं अदा करता था। मगर आज चाबी खुद ही चाचू की तरफ बढ़ा दी। वो शायद मेरी गुमसुम हालत जान गए थे, इसलिए ड्राइविंग सीट संभाली। मेरे कानों में रोशाना के अल्फाज गूंज रहे थे और मेरा फशारे खून बुलंद होने लगा। मेरे असाब तने हुए थे। स्याह रात में चमकती दमकती ज़िंदगी रोड पे रवां दवां थी, मगर मैं हर रौनक से बेबहरा हो चुका था। सिर्फ चंद अल्फाज याद थे। रोशा ने मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी, क्यों उसे ज़बरदस्ती राज़ी किया? मैंने ये सवाल अलीज़े के सामने रखा और वो चंद सानिया खामोश रह गई। बोलो अलीज़े, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मेरा अंदाज सख्त हो गया। मैंने आते ही अलीज़े से मिलने का सोचा और फिर अगली सुबह से उसे अदालत में खड़ा कर दिया। मैं इस वक्त उनके ड्राइंग रूम में था और अलीज़े मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी थी। शादी के बाद अपनी ससुराल में ये मेरी पहली आमद थी और शादी के बाद अलीज़े से मुलाकात भी पहली दफ़ा हो रही थी। आपने उसके साथ रहते हुए क्या महसूस किया है? उल्टा वो मुझसे सवाल कर रही थी। मुझे उसके सवाल पे हंसी आई, इस्तेहज़ाइया हंसी। मैं उसके साथ रहा ही कब हूँ? मेरा जवाब यकीनन हर लिहाज से ठीक था। क्या आपको ये महसूस नहीं हुआ कि वो डरती है? अब की बार मैं चौंक गया। शायद वो ठीक कह रही थी। वसी भाई, ये बात शायद आपको मालूम है या नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि रुखसाने अक्सर डर जाती है। उसका डर इस हद तक शदीद है कि हम 1000 कोशिशों के बाद भी उसका बेहतर तरीके से इलाज नहीं करवा सके, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। अगर हम ज़बरदस्ती ले जाते हैं तो वहाँ रोना धोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। ऐसे में कोई भी उसका मर्ज़ और नफ्सियात नहीं जान पाता। वो अजनबी गैर लोगों के सामने नहीं जाती, और कभी इत्तफाकन ऐसा हो जाए तो उसकी हालत गैर हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी सांसें फूलने लगती हैं, रंगत बदल जाती है। वो सिर्फ मुझ पे डिपेंड करती है, शायद इसलिए कि मैं उसकी कैफियत को समझते हुए काफ़ी नरमी से पेश आती हूँ और जो कुछ वो चाहती है वही करती हूँ। दरअसल उसके दिलो दिमाग में कोई खौफ बैठ गया है। वो अकेली नहीं सो सकती, हमेशा मेरे पास मेरा हाथ पकड़ कर सोती है। कहीं जाना पड़ जाए तब भी मेरे साथ जाना पसंद करती है, इसलिए मुझे अपनी ढाल बना रख लिया है। जिस रोज़ तूफ़ानी बारिश हो उस रोज़ खौफ से करीबुल मर्ग हो जाती है, और जहाँ शादी ब्याह का जिक्र हो जाए तो वो भी उसके लिए मौत के जिक्र के बराबर होता है। यही वजह है वो शादी नहीं करना चाहती थी और इनकार कर देती थी। उसके इनकार के पीछे ऐसी वैसी कोई बात नहीं, सिर्फ डर और खौफ है। और ये डर और खौफ क्यों है, अभी तक मुझे मालूम नहीं हो सका। मेरी एक दोस्त की अम्मी माहिर नफ्सियात है। मैंने रोशानी का मसला उनसे बयान किया था और उन्होंने सिर्फ इतना अंदाज़ा लगाया था कि वो मर्दों से डरती है। जब उसकी शादी हो जाएगी उसका डर ज़ाइल हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। ये सब कुछ मैं आपको आपकी शादी से पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन फुर्सत नहीं मिली कि ये मसला आपसे शेयर करती। कभी आप नहीं मिलते थे और कभी हम शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। अब आप बताइए कि आप क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या नाम देंगे? अलीज़ा ने सारी बात तफसील से बताई और तब मेरे जहन में धमाका हुआ। मुझे याद आया रुशाने 10-12 साल की थी जब एक दफ़ा डर गई थी और इस हद तक खौफज़दा थी कि हम सब इकट्ठे हो गए थे। फिर 2-3 दिन बुखार में रही और बाद में सब भूल गए। लेकिन कभी कभी ये बात सुनने में आती थी कि रोशानी की तबीयत ख़राब है, डर गई है, और ऐसा कई बार हुआ मुझे, मगर ये अंदाज़ा नहीं था
कि वो डरती किस चीज़ से है, या फिर अभी भी उसका डर हनूस है। ये बात तो मुझे आज अलीज़े की बातों से मालूम हुई। तो फिर क्या किया जा सकता है? ज़िंदगी इस तरह तो नहीं गुजरती। मैं गुस्सा और खफ की भूल कर मुतफक्कर हो चुका था। आपको बर्दाश्त करना होगा, सब्र से काम लेना होगा और एक अच्छे साथी की तरह उसका साथ देना होगा। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप उसका डर ख़त्म करने की कोशिश करें, उसे एतमाद दें और वो एकदम से ठीक नहीं होगी। उसे यकीन, एतमाद और अपनाइत के बलबूते पे रफ्ता रफ्ता ठीक करना होगा। क्योंकि मेरी अम्मी की दोस्त की अम्मी का कहना है, उसका शोहर ही उसको ठीक करने में मदद कर सकता है और उसकी शख्सियत को उसके मुकाम पे ला सकता है। काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो पैदाइशी डरी सहमी नहीं थी। मैं अलीज़े की बातों को काफ़ी गौर से सुन रहा था। यानी उसकी बीमारी के पीछे कोई राज, कोई बड़ी वजह है जो वो अपनी असली शख्सियत से हट गई है। यकीनन उसके साथ कोई हादसा हुआ था, वरना वो सबकी तरह बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं पुरसोच अंदाज में कहता खड़ा हो गया, हादसा क्या हो सकता है जिसके बज़ाहिर कोई असरात नहीं थे? अलीज़े भी उलझ रही थी। अलीज़े, हादसा बज़ाहिर हुआ ही नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसके दिलो दिमाग के साथ हुआ है। असरात अभी तक बाकी हैं जो उसकी सोच से निकल नहीं रहे, और मैं ये इस रात निकाल के रहूँगा। मैं उसे नॉर्मल ज़िंदगी में लाकर रहूँगा, ये मेरा वादा है। मैंने अलीज़े को यकीन दिलाया और वो खुशी से खड़ी हो गई। थैंक यू वसी भाई, आपने मेरे दिमाग से इतना बड़ा बोझ हटा दिया, वरना मैं इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होती रहती। आप नहीं जानते, जब से उसकी शादी हुई है खाना पीना छोड़ दिया है। वो रात रात भर जागती रहती है। वो खुद बता रही थी वो डर की वजह से सो नहीं पाती। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वो मेरी बीवी है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा। इसके लिए कुछ करना अपने लिए ही तो होगा। ओके, मैं चलता हूँ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पलट कर अलीज़े का सर थपका। वो मुस्कुरा दी। चाय तो पीते जाएं, पहले वाली ठंडी हो गई। नहीं, चाय तुम्हारी लाडली और बुज़दिल चिड़िया से पीऊँगा, मैंने शरारत से कहा। वो हंस पड़ी। काम करने से नहीं इनकार नहीं करेगी, जितने चाहे करवा लें, बस उसे डराए मत, अलीज़े प्यार से बोली। अब देखते हैं कि क्या होता है। खैर, तुम अपनी डॉक्टर आंटी से मेरा रब्ता करवा देना, नहीं तो मैं खुद किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से रब्ता कर लूँगा। थोड़ी हेल्प तो लेना पड़ेगी। मैं अलीज़े को मुतमिन करके घर आ गया था, लेकिन आज मेरा दिल भी काफ़ी हद तक हल्का फुल्का हो चुका था। एक गिरा खुल गई थी और एक अभी बाकी थी कि उसके डर और खौफ की क्या वजह है और वो किस चीज़ से डरती है। रोशी बेटा, वसी के लिए खाना लगा दो। वह किचन में काम कर रही थी जब अम्मी ने उसे आवाज़ दे के कहा, जी लगा देती हूँ। वो जवाबन काफ़ी रिलैक्स आवाज़ में बोली थी। जाओ, जाकर खाना खा लो। इतनी देर घर से बाहर रहते हो, लोग शादी के बाद जिम्मेदार हो जाते हैं, तुम लोफर हो गए हो। न जाने कहाँ कहाँ आवारागर्दी करते रहते हो। वो मुझे घूरते हुए बुड़बड़ा रही थी और मैं उनकी बात और अंदाज पे मुस्कुराने लगा। अगर हर वक्त घर पे रहना शुरू कर दूँ तो फिर आप ही कहेंगी, ज़रूर बहू ने जादू टोना किया है, गुलाम बना लिया है, जन-मनीद हो गया है, हर वक्त बीवी के घुटने से लग के बैठा रहता है। पहले दोस्तों में रहता था, अब औरतों में रहने लगा है। मैंने अम्मी की तरफ झुकते हुए कहा तो वो मुझे घूरते हुए एकदम ज़ोर से हंस पड़ी। बदतमीज़, बहानेबाज। वो मुझे चपत लगा के चली गई। मैंने किचन का रुख किया। मोहतरमा के हाथ में सालन का डोंगा था जो ज़रा की ज़रा कांपा। यानी हम दोनों किचन में अकेले थे। मैं कुर्सी खींच के बैठ गया और खाना शुरू करते हुए दुआ पड़ी। फिर खाने के दौरान उसे मुखातिब किया। वो किचन समेट रही थी। रोशी, मैंने पहली बार उसे निकनेम से पुकारा था। वो चौंकी। जी, कुर्बान जाऊँ इस जी के, मैं निहाल हो गया। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? वो मेरे सवाल पे हैरान लग रही थी। मुश्किल सवाल है। नहीं, मुझे तो चिकन बिरयानी पसंद है। वेरी गुड, मुझे भी बिरयानी अच्छी लगती है। कल तुम वही बनाना, मैं तुम्हारे हाथ की बनी बिरयानी खाना चाहता हूँ। जी बना दूंगी। इंतहाई सआदतमंदी का मुजाहरा हुआ। शॉपिंग पे चलोगी मेरे साथ? नहीं, मुझे ज़्यादा शॉपिंग करने का शौक़ नहीं है। क्यों? फजूल में चीज़ें खरीदने और रुपये ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? यानी कफ़ायत शार होना भी चाहिए। रुपये इतनी आसानी से तो नहीं आ जाते। लेकिन यार, रुपये तो मेरे हैं, तुम्हें क्यों फ़िक्र होने लगी? फ़िक्र क्यों नहीं होगी? आप गैर तो नहीं मेरे अपने? बात और तीर ऐसे ही निकल जाते हैं, और मुझे इस अधूरी बात ने पूरी बात का लुत्फ़ दिया। वो नज़रें झुका गई थी, गोया वो एहसास करना चाहती थी। बस दूर दूर रहती थी, और ये दूर रहना भी उसके अपने इख्तियार में नहीं था, वरना वो सब नज़ाकतें समझती थी। खाना खाने के बाद वाश बेसिन पे हाथ धोकर उसके करीब जा रुका, बेहद करीब। वो किसी ध्यान से चौंकी और घबरा के पलटी। कुछ नहीं यार, हाथ पूछ रहा हूँ। मैं उसके दुपट्टे से हाथ पूछ रहा था। वो कुछ नर्वस सी हो गई। थैंक यू, खाना अच्छा था और तुम्हारी अपनायत भी। मैं उसका पल्लू छोड़कर आहिस्तगी से कहकर किचन से निकल आया, और वो मेरे नरम नरम लबो लहजे और कुछ कुछ बेनियाज लापरवाह अंदाज से पुरसुकून लगने लगी। उसके खौफ की शिद्दत कम हो चुकी थी। वो जो मेरी मौजूदगी से खाइफ हो जाती थी, अब रिलैक्स होती थी। मैंने उससे क्या फरमाइश की थी मैं भूल गया था, मगर उसने याद रखा और मेरी फरमाइश पूरी की थी, जिसे सुनकर मुझे यकीन नहीं है। भाभी ने बिरयानी बनाई है। अनुषा की बात मैंने सरसरी सुनी। भाई, मैं कह रही हूँ, भाभी ने पहली दफ़ा आपके लिए बिरयानी बनाई है। आपने कहा था शायद।
वो मेरा मोबाइल छीन चुकी थी और मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। लेकिन जब टेबल पर बिरयानी देखी तो मैं दीवाना हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी वो मेरी बात को काबिल इतना जानेगी और इतनी मेहनत करेगी। चलो तुम दोनों को आइसक्रीम खिला लाऊं। नहीं, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, आकर पढ़ लेना। लेकिन वो नहीं मानी। मजबूरन आइसक्रीम घर लेकर आना पड़ी, मगर मैं सबके लिए लेकर आया था। पहले गानिया को उसकी आइसक्रीम पहुँचाई, फिर महरीन, फिर अलीज़े और ज़रीन भाभी को, और आखिर में रोशानी और अनुषा के लिए घर ले आया। सभी ने वजह पूछी। मैंने भी सभी को साफ बताया कि बीवी के हाथ की बिरयानी खाई है, इसलिए मुंह मीठा करवा रहा हूँ। ये तुम्हारा इनाम। मैंने आइसक्रीम के साथ एक चॉकलेट उसे दिया तो वो बेसाख्ता मुस्कुराई। वो चॉकलेट पसंद करती थी। थैंक यू। आज वो थैंक्स बोल रही थी और यूँ छोटी छोटी बातों में वो मुझ पे डिपेंड करने लगी थी। कोई बात होती तो वो भी कह देती थी। अगरचे बहुत ज़्यादा बेतकल्फ़ी तो अब भी नहीं थी, मगर पहले वाले खौफ, हरास और अजनबियत के बादल छट गए थे। अब थोड़ा सुकून नज़र आता था। हम मियाँ बीवी तो अभी भी नहीं बन सके थे, अलबत्ता दोस्त बन गए थे। और शायद मैं ऐसा वाहिद आदमी हूँ जो अपनी ही बीवी से दोस्ती करके खुश हो रहा था। मेरे लिए उसकी दोस्ती भी बड़ी अहम और बेहद अजीज़ थी। है ना अजीब बात, बीवी से दोस्ती करके खुश होना। बहरहाल मुझे इस दोस्ती के बड़े फ़ायदे हो गए, क्योंकि वो रिलैक्स लगने लगी थी। आज मैं घर पे था जब हमारे घर गेट को धकेलती हुई रोती बिलकती गानिया मेरे पास आई। मैं अम्मी और पापा के साथ लॉन में बैठा था। अनुषा किचन में और रोशाने शावर ले रही थी। गानिया की हालत देखकर हम तीनों घबरा गए। वसी भाई, समीर भाई का एक्सीडेंट हो गया है, अल्लाह खैर करे। अम्मी घबरा गई। तुम्हें किसने बताया? वो अस्पताल से फ़ोन आया था, लेकिन घर पे और कोई नहीं है। डोंट वरी अम्मी, आप इसका ख्याल रखें, हमें भी पता करते हैं। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा। मेरे पीछे पापा भी आ रहे थे। वो गानिया से अस्पताल का नाम पता पूछ रहे थे। मेरी गाड़ी निकालने तक वो भी आ चुके थे। जब हम अस्पताल पहुंचे तब समीर आईसीयू में था। उसके एक्सीडेंट एक स्कूल के करीब हुआ था। छुट्टी का वक्त था। बच्चे कितार गेट से निकल रहे थे और वो बाइक पे सवार था। अचानक दोनों साइडों से बच्चे सामने आ गए, जिनको बचाते हुए उसने एकदम बाइक को मोड़ा। पीछे से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार गई और वो फुटपाथ की एक तरफ से दूसरी तरफ जा गिरा और शदीद जख्मी हुआ। काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। मेरा और समीर का ब्लड ग्रुप मैच कर गया था, इसलिए मैंने उसे ब्लड भी दिया और बाकी सबके आने तक दवाइयों और डॉक्टर्स के लिए भाग दौड़ भी करता रहा। छोटे मामू अशर का शान हनान सब आ चुके थे और फिर रात भर हम लोग जागते रहे। घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे। तमाम ख़वातीन बेहद परेशान थी, रो रही थी और साथ साथ दुआएं भी जारी थी। वसी, तुम घर चले जाओ, काफ़ी थक चुके हो, कल से यहाँ हो। छोटे मामू मेरे करीब चले आए। नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, जिस तरह समीर की सेहत हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह तुम्हारी सेहत भी समीर के लिए ज़रूरी होगी। हम ठीक होंगे तो कुछ करेंगे ना। जाओ थोड़ी देर आराम करो, फिर आ जाना। शाबाश। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे घर भेज दिया। समीर भाई कैसे हैं? वो तेज़ी से मेरे करीब आई थी। मुझे उसका मुतफक्कर अंदाज़ अच्छा लगा। अपनों के लिए परेशान होना अच्छी बात होती है। अभी होश नहीं आया, ज़्यादा चोटें सर में आई हैं, लेकिन तुम दुआ करो, अल्लाह करम करेगा। मैंने उसे कहकर ऊपर बेडरूम में जा रहा था जब मेरे कदम किसी की सिसकियों से थम गए। मैंने ठहर कर आगे पीछे देखा, कहीं कुछ नज़र नहीं आया। आगे बढ़ा तो फिर आवाज़ सुनाई दी। तब मैं पलट आया। सीढ़ियों की साइड में जाए नमाज बिछाए अनुषा दुआ मांग रही थी और उसके आंसू एक तवातर से बह रहे थे। वो मेरे कदमों की चाप से भी मुतवज्जा नहीं हुई। उसके दिल से निकलने वाली दुआ सिर्फ उसका रब सुन रहा था। मेरी समातें खामोश लबों की सदा सुनने से कासर थी, क्योंकि मुझ में इतनी सलाहियत नहीं थी। लेकिन हमारा रब तो वो कुछ भी सुन लेता है जो हम उम्र भर नहीं कहते। वसी वसी, अनुषा, समीर भाई होश में आ गए हैं। रोशा ने फ़ोन सुनकर हमारी तलाश में भागी। अम्मी छोटी मुमानी के पास उनके घर पर थी और उन्हें शायद दुआ मांगते हुए एकदम बेयकीनी से पलटी थी। मुबारक हो। मैंने उसे ही मुबारकबाद दे डाली और फिर उसका सर थपक कर पलट गया। लेकिन पलटते हुए मैंने रोशानी का हाथ भी पकड़ लिया था। उसे अपने साथ लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो यकीनन बेरहमी में थी या फिर खुशी के ज़ेरे असर, जो मेरी गिरफ्त का उसे एहसास नहीं हुआ। तभी मेरे साथ बेडरूम तक आ गई। सबसे ज़्यादा परेशान अनुषा हो रही थी। कल से रोते हुए दुआएं कर रही है। वो अपनी ही धुन में बोल रही थी और मैं अपनी ही धुन में बेखुद हुआ जा रहा था। लेकिन क्या करता, अपनी हद में रहना मेरी मजबूरी थी। मुझे उसको एतमाद में लेना था, लेकिन इंसान के जज्बात भी तो कोई चीज़ होते हैं। हर वक्त तो पाबंद नहीं रह सकते। कभी कभी अपना आप मनवाने के दर पे हो जाते हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत हो रही थी। कल रात की बेख्वाबी, 2 दिन की थकन, रोशाने की कुर्बत और इस पे उसकी मासूम लापरवाही देखकर मेरा दिल बेईमान हो गया और मैं उसकी तरफ झुकते हुए गुस्ताखी कर बैठा। वो न जाने क्या बात कर रही थी। उसे ब्रेक लग गई। वो एक पल में खौफजदा हुई और यकदम मुझसे दूर हो गई। रोशी, हम दोनों, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो बौखला गई थी। मेरी बात काट कर तेज़ी से बोली, लेकिन तुम मुझसे इतनी खौफजदा क्यों रहती हो? तुम इतना फासला क्यों रखती हो? हम मियाँ बीवी हैं, हमारा निकाह हो चुका है, महरम हैं हम दोनों। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए गैर नहीं हूँ। मैंने उसे कंधों से थामना चाहा। वो बिदक कर पीछे हूटी। उसकी बेतबारी दोबारा से उठ कर आई थी। मैं ज़रा सी बेखुदी के बाइस एतमाद के इलाके से निकाला गया था।
प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाए, मुझसे दूर रहें। वो हाँफने लगी, उसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। मुझे अपनी हरकत का ज़रा देर से एहसास हुआ था। ओके ओके, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाता। सॉरी, रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने महज उसकी खातिर अपने इतने पाकीज़ा शफाफ जज्बे को गलती करार दे दिया था और आइंदा ऐसा नहीं होगा का बहलावा दिया था, क्योंकि आइंदा ऐसा ना हो। ये हो सकता है भला? दिल तो आखिर दिल है ना, किसी भी वक्त हाथों से निकल सकता है। हम क्या कर सकते हैं? वो मेरे रोकने के बावजूद रोती हुई बाहर चली गई। खैर, एक न एक दिन समझ आएगी इंशाल्लाह, मुझे यकीन था। रोशानी को मेरे साथ अस्पताल में देखकर अलीज़ा की आंखों में हैरत का जहान उमड़ आया था। वो कभी कहीं नहीं जाती थी, लेकिन आज मैं उसे बहला फुसला कर समीर की इजादत के लिए ले आया था, और ये मेरी कोशिशों का पहला समर था। कोशिशें शायद इसी तरह रंग लाती हैं। वो बार बार मुझ पर एतबार करने पर मजबूर हो रही थी, क्योंकि मैं उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा था, और इसी दोस्तानापन में कभी कभार अपनी बेखुदी और अपने रिश्ते का मानी खेज तड़का भी लगा देता, और वो खौफ की हदूद से निकल कर खफा होने लगी थी। मगर मुझे उसके खौफ से डर लगता था, खफा होने से नहीं। वो 1000 बार खफा होती, मैं 1000 बार मनाने को तैयार था, क्योंकि वही तो अपनी ज़िंदगी थी। लगता है आज मुझे उठकर सलामी देना पड़ेगी। समीर की बात पे वो झीम गई थी। ये आपके लिए। उसने बुके समीर की तरफ बढ़ाया। अल्लाह खैर करना, हम बड़े कमज़ोर दिल बंदे हैं। हमें रोशी गिफ्ट दे रही है, फूल लेकर आई है। समीर ने छेड़ा और वो हंस पड़ी। मैं उसकी हंसी से नज़र नहीं बचा सका। जनाब, ये हस्पताल है। वो बीमारी के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। मेरी नज़र की वरफ्तगी फ़ौरन भाग गया। ये बकवास करना कम करो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने घूरा। आज लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उसने बेसाख्ता कहा और दरवाजे की सिम देखा। उसके चेहरे और नज़रों में समाने वाले रंगों के अक्स मेरी नज़रों से पोशीदा नहीं रह सके। मैंने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था। अलीज़ा और अनुषा अंदर दाखिल हो रही थी। अलीज़ा तो अपने शोहर से काफ़ी मोहब्बत करती थी, समीर का उससे क्या ताल्लुक? तो फिर अनुषा? मैं एकदम ही ठटक गया। अनुषा और समीर एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं? इस सवालिया निशान ने मुझे चौंका दिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है ये मेरी नज़र का धोखा हो, और मैंने नज़र का धोखा समझकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मगर कब तक कर सकता था? नज़र तो आखिर नज़र है ना। वापसी पे अलीज़ा भी मेरी ही गाड़ी में बैठी थी। अनुषा और अलीज़ा दोनों मिलकर रोशानी को मेरे हवाले से छेड़ रही थी। उनकी नोक झोंक काफ़ी दिलचस्प थी। वसी भाई, हमने तो आपको बगैर परों के चिड़िया दी थी, आपने तो इसके पर निकाल दिए हैं। जवाब देने लगी है। अलीज़ा रोशानी की किसी बात पर चिल्लाई थी। रोशानी कभी कभार तो ऐसे मूड में आती थी, मैं मुदाखलत करके उस खुशगवारी में खलल नहीं डाल सकता था, बल्कि दोनों बहनों को चोंच लड़ाते देखता रहा। बदला चुकाने लगी हो? मैं तो उन्हें से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम अपनी सोचो। मैं भी वसी। उसकी बेसाख्ता जुमलाबाजी पर हम तीनों कहा लगाकर हंसे, और अलीज़ा अपनी कामयाबी पे खिलखिला रही थी, जबकि रोशानी ने चेहरा झुका लिया। मान गई भी रोशी को भी वसी भाई से बहुत मोहब्बत है। आखिर बहनों के सामने दीदा दिलेरी से इजहार कर रही है। अलीज़ा ने उसे सराहा था। वो खजल होती रही, और मैं बेडरूम में आने तक इस बात को एंजॉय करता रहा, और इस बात का उसके सामने इजहार भी कर दिया। फजूल सी बातों पे कितना खुश होते हैं। वो चिढ़ गई, और मैं मज़ीद दिल खोल कर हंसा। तो तुम्हारी मेरे लिए मोहब्बत फजूल तो नहीं? वो तो अलीज़ा आप ही तंग कर रही थी इसलिए। वैसे यार, अलीज़ा बड़ी जिंदा दिल और पुरएतमाद लड़की है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं बेड पे लेट चुका था। फिर आप लोग खुद ही ये जिंदा दिली और एतमाद रोन डालते हैं। वो तलखी से बोली, और मुझे इसकी इतनी गहरी और संजीदा बात पे झटका लगा। ये रोन डालने से क्या मुराद है? शायद कुछ नहीं। वो अब सोफे पर तकिया रख कर लेटने की तैयारी कर रही थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ, काश मुझे भी पुरएतमाद सी बीवी मिली होती। काश मेरी बीवी भी जिंदा दिल और खुश मिजाज होती। दूसरी शादी कर लें, आपका काश पूरा हो जाएगा, उसने चादर फैलाते हुए तिनक कर कहा। ओहो, जलन? तो इसका मतलब है बीवियों वाले जरासीम पैदा होने शुरू हो गए हैं? मैंने शरारत और मैंने खैजी से कहा। जलन के लिए नहीं कह रही, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप मर्द लोगों की कभी हवस पूरी नहीं होती। उसने बात क्या कही, मेरे सोए हुए नफ्स पे एक ताज़ियानिया लगा। मैं बिलबिला उठा। हवस? मुझे हवस का ताना दे रही हो? मैं हवसज़दा होता तो आज तुम मेरे बेड पे होती, इस सोफे पे नहीं। मैंने उठकर उसके ऊपर से चादर एक झटके से खींची, और वो सहम गई। उसका खौफ जिंदा हो गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें वसी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने कुछ नहीं किया वसी, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे वसी, प्लीज़। वो चेहरे पे हाथ रख के चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और मैं हैरान परेशान खड़ा उसे देख रहा था। वो अकेले ही न जाने क्या क्या कह रही थी। रोशी, रोशी होश में आओ, मैंने उसे झंझोड़ा। मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे करीब मत आए, मुझे हाथ मत लगाएं, मुझसे दूर रहें, मैं मर जाऊंगी। वो आंखें बंद किए जैसे तड़प रही थी, और मैं उसे झंझोड़ रहा था। रोशी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। देखो, होश में आओ रोशानी, बात सुनो।
मैंने बेकाबू होती रोशानी को ज़ोर से पुकारा मगर बेसूद रहा और ऐसे में मेरा हाथ उठा और जन्नाटे से उसके चेहरे पर नक्श हो गया। तकलीफ तो बहुत हुई मगर जहर का तरियाक जहर से ही होता है। वो होश में आ चुकी थी और बेबसी से फूट फूट के रो पड़ी और न जाने कितनी ही देर यूं ही रोती रही। मैं उठ कर टेरेस में आ गया। हवा में खुली खुली खाखन की मेरे तपते आसान को आसाब को सुकून पहुंचा रही थी। मैं बाहर की खुली फिजा में गहरी सांस लेता उस उलझे रेशम को सुलझाने की हिम्मत पैदा करता रहा। मेरा सेल एक तवातर से बज रहा था और मैं बाथरूम में शेव बना रहा था। मैंने सोचा रोशानी कमरे में है तो देख लेगी, लेकिन वो देखने की बजाय मोबाइल उठाकर मेरे पास आ गई। बाथरूम का दरवाज़ा चौपट खुला था। थोड़ी देर पहले वही मेरे लिए तौलिया और जूते रख के गई थी। किसका नंबर है? मैंने चेहरे से ब्रश से चेहरे पे फोम फैलाते हुए पूछा। इंटरनेशनल कॉल है, वो संजीदगी से बोली। मेरे हाथ साफ नहीं है, तुम स्पीकर ऑन करो, मैं बात करता हूँ। मैं रेजर को सेट कर रहा था। मेरे कहने पे उसने स्पीकर ऑन करके मोबाइल मेरे सामने किया। यस, वसी बात कर रहा हूँ। जानता हूँ तुम ही बेगैरत बात कर रही हो। कब से नंबर डायल कर रहा हूँ, कहा थे। मेरे साथ साथ रोशानी भी चौंक गई। दूसरी तरफ उनैद था, अलीज़े का शोहर और मेरा हमजुल्फ। जहाँ होना चाहिए वहीं हूँ। मैंने शरारत इख्तियार की। बेडरूम में? वो फ़ौरन बोला। नहीं, बाथरूम में। क्या तुम बाथरूम में कॉल सुन रहे हो? वो यकदम चिल्लाया था। शेव बना रहा हूँ, शावर नहीं ले रहा। ओह, मैं समझा तुम अभी अभी अपनी जलील। देखो यार, मैं अब शादीशुदा हूँ, ज़रा एहतराम से बात करो। मेरी बीवी बच्चे सुन ले तो क्या सोचेंगे? मैंने उसे खफकी से टोका। मेरी बात से रोशानी रुख मोड़ गई। वट, बच्चे भी हो गए? तुमने हमें बताया भी नहीं। वसी, मुझे पता है तुम इन कामों में बड़े तेज़ हो। तुमने अरे अरे ब्रेक तो लो, तुम तो घोड़े पे सवार हो गए। मैंने महज मुहावरन बोला है। रोशानी को कंफ्यूज होते देख मैंने उसको रोक दिया था। ओ अच्छा, अरे एक बात तो मैं भूल ही गया, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। उनैद ने खुशी खुशी बताया। किस लिए? मैंने उसके रग पे हाथ रख दिया। वो यकीनन समझ गया था। अलीज़े के लिए, अपनी बीवी, अपनी ज़िंदगी के लिए। कसम से यार, मैं उससे मिलने को बेताब हो रहा हूँ। रोशानी उसकी बातों पे बेसाख्ता मुस्कुराई। खुशकिस्मत हो भाई, तुम्हारे तो सारे काम सेट हो गए हैं, वो मुझे कह रहा था। अभी कहाँ, मैं इतनी आहिस्तगी से बोला कि सिर्फ वो सुन सकी। तब तक मैं शेव बना चुका था। तौलिए से चेहरा साफ करके हाथ पहुँच कर मोबाइल उसके हाथ से ले चुका। वो तेज़ी से बाहर चली गई और मैंने स्पीकर ऑफ कर दिया। अगले 2 दिन खासे मसरूफियत में गुजरे। समीर डिस्चार्ज होकर घर आया और उनैद की भी आमद हो चुकी थी। सब कज़न्स को मौका मिल चुका था। सब अलीज़े को तंग कर रहे थे और इस तंग करने में पहल मैंने और रोशानी ने की थी। अलीज़े काफ़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि उनैद और अलीज़े में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों एक दूसरे के मिजाज आशना भी थे। निकाह से पहले अक्सर बहस मुबाहिसा में उलझे पाए जाते थे। निकाह के बाद वो अपनी जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया और अलीज़े जुदाई में खुश रहने के रिकॉर्ड कायम करती रही थी। अब शादी मुतवक्का थी। दिसंबर की इब्तिदा हो रही थी जब मौसम में उतरती यख तन्हाइयों ने हर दिल को अपनी चादर में लपेट लिया। एक माह इंग्लैंड में गुजार कर कल ही वापस पाकिस्तान आया था, लेकिन रोशानी के मिजाज हनूस देखे तो दिल बुरसा गया। सब मेरी उदासी और सुस्ती देखकर वजह पूछ रहे थे और मैं हमेशा की तरह उन्हें टालता गोल मोल जवाब देता रहा। मैं 11 माह से रोशानी के एक जैसा मूड, वही डर, वही खौफ, वही बेतबारी, वही दूर दूर रहना देखकर चिढ़ गया था। मुझे उकताहट होने लगी। आज आखिर कुछ तो ज़िंदगी में चेंज आता। मैं तो कोशिशें कर करके हारने लगा था। सिर्फ अलीज़े थी जो मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाती रहती थी और मैं उसी के समझाने बुझाने पे दोबारा से मजबूत होने लगता। आखिर एक दिन तो मेरे सब्र और कोशिशों को रंग लाना था। वो दिन आज का दिन होगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मौसम सुबह से ही बरलूद हो रहा था, लेकिन मगरिब से पहले ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अनुषा और रोशानी दोनों किचन में रात के खाने में का इंतज़ाम कर रही थी। रफ्ता रफ्ता बारिश का जोर बढ़ने लगा और रोशानी की तबीयत ख़राब होने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अनुषा ने उसकी हालत देखी तो कमरे में भेज दिया, जहाँ आकर वो और ज़्यादा खौफजदा हुई। मुलाजमा को बुलाने भेजा तो उसने खाने से इनकार कर दिया। मैं पापा और अनुषा के साथ बातों में ऐसा गुम हुआ कि वक्त गुजरने का पता नहीं चला, लेकिन जब कमरे में आया तो मुझे उसकी घुटी घुटी चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर आगे पीछे देखा। वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। बेड भी खाली था, सोफ़ा भी। मैंने हैरत से देखा, आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही बाथरूम की सिमत कदम बढ़ाए मेरा दिमाग चकरा गया। मैं बुखला गया। वो बेड की दूसरी साइड पे नीचे कालीन पर बैठी दीवार और बेड के कोने में एक गठरी की माने दबकी हुई थी। उसने चेहरा घुटनों में दे रखा था और घुट घुट कर रो रही थी। रोशी, मैंने बेख्तियार पुकारा। रोशी। उसके करीब दोजाना बैठते हुए मैंने उसका कंधा हिलाया तो वो तड़प गई। अभी उसने दहशत बड़ी नज़रों से मेरी तरफ देखा ही था कि लाइट ऑफ हो गई। उसकी चीख बड़ी बेसाख्ता थी और इसी बेसाख्तगी में और खौफ में वो मुझसे लिपट गई। बादलों की गरज उसकी नहीं, मेरी भी जान निकालने के दर पे थी, क्योंकि इस गरज में उसकी सिसकियाँ और सहमी सहमी सरगोशियाँ थी। वसी वसी मुझे डर लग रहा है। वो मुझसे लिपट कर मेरे लिए इम्तिहान खड़ा कर रही थी। उसने मेरी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा हुआ था। किससे डर रही हो? वो लड़के वसी, प्लीज़।
वो थर थर कांप रही थी और मैं लड़कियों के नाम पर बुरी तरह चौंका। कौन लड़के? मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो मज़ीद घुट घुट के रोने लगी। इतना तो अंदाज़ा हो ही चुका था, वो हवासों में नहीं है और इस वक्त इसी चीज़ से खौफज़दा है जिससे पहले रोज़ हुई थी, क्योंकि उस वक्त तो वो मुझसे भी खौफज़दा नहीं थी, उल्टा मेरी ही बाहों में छुप रही थी। मैंने रोशनी करने के लिए उठने की कोशिश की, मगर वो मुझसे अलग होने को तैयार नहीं थी। मजबूरन मैं उसे अंधेरे के बावजूद अपने हिसार में ही बेड पर ले आया, माचिस निकाल कर कैंडल जलाई और उसे खुद से अलग किया। देखो, मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने उसे समझाया, तसल्ली दी, लेकिन वो मेरी शर्ट छोड़ने पे आमादा नहीं थी, इसलिए मेरी दुर्गत बदना थी। तमाम रात बनी और मैं तमाम रात अपने आप से नज़र चुराता रहा। वो रात मेरे पास बेड पे रही और मैं आंख उठा कर भी उसे न देख ना सका। ये अपने मियाँ मुट्ठे बनने वाली की बात नहीं, हकीकत है कि मेरा हौसला, मेरा सब्र भी कमाल था। रात भर उसके बाल सहलाते हुए, उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हुए गुजार दी। खैर, सौदा महंगा नहीं, अल्लाह ने करम कर दिया। सुबह रोशानी अपने हवास में आई तो कितनी ही देर मुझे देखती रही, फिर आहिस्तगी से अपना हाथ चुरा कर बाथरूम में चली गई। मैं रात भर नहीं सोया था, इसलिए कुछ देर आराम करने की गर्ज से लेट गया। ऑफिस लेट भी हो जाता तो कोई ख़ास नहीं फ़र्क पड़ता था, क्योंकि पापा मुझसे पहले चले जाते थे। अभी भी गनूदगी में था जब वो मेरे ऊपर कंबल डाल गई। गोया जो रात गुजरी थी वो एतबार की रात थी। वो समझ गई थी कि दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। जो कुछ हम सोचते हैं और जो कुछ हमारे लाशऊर में होता है वही सच नहीं होता। अक्सर सच बड़ी देर बाद नज़र आता है और शायद रोशानी को भी सच नज़र आ गया था। सच तो आखिर सच है ना। तकरीबन 4 दिन मुसलसल बारिश हुई थी और ये 4 दिन रोशानी की ज़िंदगी में बिल्कुल नई तर्ज के दिन थे, क्योंकि जो कुछ वो सोचती थी ये दिन उनसे मुख्तलिफ थे। उसने सोफे पर छोड़कर बेड पर सोना शुरू कर दिया और सोने से पहले वो मेरा हाथ पकड़ना नहीं भूलती थी। मैं उसके मासूम से खौफ पे मुस्कुरा देता। अलीज़ा मुझे बता चुकी थी वो तूफ़ानी बारिश से डरती है, मगर अब लग रहा था ये डर थोड़ा ख़त्म हो चुका है। महज असरात बाकी हैं, क्योंकि डर तो ख़त्म होना ही था। आखिर 4 रातों से इतने करीब होते हुए भी मैं अपने दायरे में था और इंतहाई शरीफ बना हुआ था। यही शराफत हमारी गुफ्तगू में भी होती थी, जो इस वक्त भी थी, मगर बातों का रुख किसी और से मुड़ गया। आप बहुत अच्छे हैं वसीकी, बहुत अच्छे, वो बड़े दिल और जज्ब से बोली थी। मैंने हैरानगी से देखा, नज़र का धोखा या फिर समातों का धोखा समझूं, मैंने अपने आप से पूछा था, लेकिन इस वक्त कुछ भी धोखा नहीं था। वो कैसे? मैंने अपने बराबर बैठी रोशानी को देखा। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। आप बाकी लोगों जैसे नहीं, आप बुरे नहीं हैं। वो जज्बाती हो गई और मैं बातों से बातें निकालता चला गया। वो सारे रेशम खुद ही सुलझाने बैठ गई थी। उसे मेरा एतबार और यकीन की आँच मिल गई थी, उसे पिघलना ही था। मैं 11 साल की थी जब हर चीज़ में इंटरफेयर करने का शौक़ था। मैं हर गेम खेलती, हर एक को तंग करती, सबके साथ हंसी मजाक और खेल कूद भी होता रहता। मेरे लिए मेरे भाई, मेरे कज़न सब एक जैसे थे। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी और पढ़ने के मैदान में मेरी सहेलियाँ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अच्छों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। मेरी एक दोस्त बहुत प्यारी थी, उसका नाम हीरा था। वो स्कूल बड़ी खुशी खुशी जाती थी, लेकिन फिर उसकी ये खुशी कम होने लगी और फिर सबने उसकी वजह पूछी तो पहले तो वो बताती नहीं थी, लेकिन जब उसने बताया तो बात करते करते वो जैसे मंजमन सी होगी, चुप होकर अपने हाथों को मसलने लगी। उसके वजूद में हल्के इस्तराब की झलक मुझे साफ महसूस हो रही थी। फिर भी मैंने कोई मुदाखलत न की, उसे बोलने का और तसलसल बरकरार रखने का मौका दिया। हमारे सर साहब वो अच्छे नहीं थे। हीरा 12 साल की थी, मगर वो अच्छी सेहत की वजह से 14-15 साल की नजर आती। और सर वो इस दुनिया के घटिया और जलील लोगों से बदतर थे। वो बहेरिया। रोशानी मुठियाँ भेज कर चीख उठी और मैं सर का लफ्ज़ सुनकर ही सुन हो गया। वो इंसानों के रूप में भेड़िया थे। उन्होंने हीरा को, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उंगलियां इतनी ज़ोर से भिंची हुई थी कि नाखून अपने ही हाथों में पेवस्त होने लगे और मैंने उसकी हालत देखकर उसका हाथ थामना चाहा, फिर कुछ सोच कर रुक गया। हीरा सबको बताना चाहती थी कि प्रोफेसर साहब उसे अपने ऑफिस रूम में बुलाते हैं और गैर इखलाकी हरकतें करते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब ने उसे धमकियों से डराया था। लेकिन जो कुछ हीरा ने हमें पहले ही बता दिया था वो मेरे जहन से कभी नहीं निकल सका। मुझे सब टीचर्स से नफरत होने लगी और इन्हीं दिनों अम्मी अबू अलीज़ा भी एक साथ किसी शादी के फंक्शन में चले गए। घर पे सिर्फ हन्नान भाई थे और मैं थी। काशान भाई भी घर पे नहीं थे। मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, मुझे पेपर की तैयारी करना थी, लेकिन हीरा के मसले के बाद दिमाग हर वक्त उलझा रहता था। मैं ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी जब हन्नान भाई भी वहीं आ गए और वो अशर भाई के साथ कहीं जा रहे थे। उनके जाने का सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे अकेले में डर लगता था। देखो रोशी, बस आधे घंटे की बात है, तुम ये टीवी देखो, तब तक हम आ जाते हैं। शाबाश। वो मुझे कहकर और टीवी पे एक इंडियन चैनल लगाकर चले गए और मैं उन्हें रोक भी ना सकी कि मैं क्या कर सकती थी। मजबूरन अपने डर से ध्यान हटाने के लिए टीवी देखने लगी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। दरवाजे और खिड़कियां जैसे पागल होकर दीवारों से सर पटक रहे थे। मैं सोफे में तकरीबन छुपने की कोशिश कर रही थी। ड्रामा चल रहा था और ड्रामे में 4 लड़के एक कम उम्र लड़की के पीछे भाग रहे थे।
वो एक जंगल में छुपने की कोशिश कर रही थी। मुझे लग रहा था वो लड़की हीरा है, और फिर वही हुआ जिसका खौफ मेरे अंदर पहले से मौजूद था। उस लड़की का रेप चारों लड़कों ने किया था। उस लड़की की चीखें टीवी से निकल कर मेरे कानों तक आ रही थी, लेकिन मेरी चीखें हमारे घर से बाहर जा रही थी। वो इंडियन चैनल था और इसके सीन को उन्होंने बहुत नुमाया किया था। मेरे लाशूर में जो कुछ था वो सब मेरे सामने वाज़ेह हो चुका था। तब मेरी हालत खुद मेरी समझ और मेरे इख्तियार से बाहर थी। कब चौकीदार और उसकी बीवी मेरे पास आए, कब हनान भाई आए, कब अम्मी अब्बू और अलीज़ी आपी की वापसी हुई, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मुझे वो 2 दिन बुखार रहा और मैं 2 दिन बाद होश में आई तो मेरे मुंह से अभी भी चीखें निकल रही थी। मुझे सब लड़कों, सब मर्दों में वो 4 लड़के और वो प्रोफेसर साहब नजर आए थे। अम्मी अब्बू डॉक्टर को बुलाते थे तो मैं और ज़्यादा पागल हो जाती, और मैंने मर्दों पर एतमाद करना छोड़ दिया। मुझे हर मर्द भेड़िया लगने लगा। मुझे बस यही याद था कि मर्द और लड़कियों से बुरा सलूक करते हैं, बुरे होते हैं। मैं अपने अब्बू और भाइयों से दूर रहने लगी। मैंने अपने कज़न से बात करना छोड़ दिया। 1.5 माह बाद स्कूल गई तो पता चला हीरा और उसके अब्बू ये शहर छोड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब को पुलिस ले गई है और बहुत सी लड़कियां स्कूल को खैराबाद कह चुकी हैं। यूँ वो स्कूल मैंने भी छोड़ दिया। नए स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ अनुषा भी पढ़ती थी, लेकिन मेरा डर भी ख़त्म ना हुआ। मुझे अक्सर खौफ लगा रहता था और मेरी तबीयत अक्सर ही ख़राब होने लगी थी। जब भी कोई मेरी तरफ देखता मेरा ध्यान इस ड्रामे की तरफ चला जाता और फिर हीरा की बातें कानों में गूंजने लगती। मैं सो नहीं पाती थी, लेकिन अलीज़े के बाद आपने मुझे बहुत सहारा दिया। जब भी संभलने की कोशिश करती फिर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि मेरा दिमाग उलट जाता था। कभी बेइरादा ही अखबार पर नज़र पड़ जाती तो 8 साल की बच्ची से ज़्यादती, 5 साल की बच्ची से ज़्यादती, और कभी कभी एक बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की खबर पढ़ के मेरा खौफ कम क्या हो सकता था मज़ीद बढ़ने लगा। और ऐसी हालत में अगर कोई मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहता या फिर ज़बरदस्ती ले जाता तो मेरा दम घुट जाता, और अलीज़ा भी हमेशा मेरी ढाल बन जाती थी। फिर आपसे मंगनी हुई तो मेरा खौफ उमड़ आया। मैंने हर तरह से शादी से इनकार किया था, कोई मेरी बात ना माना। मैं जो मर्दों के नाम से भी दूर भागती थी, एक मर्द के साथ रहने का सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगता था आप मेरा, वो कहते कहते रो पड़ी थी, लेकिन अब मेरा दम घुटने लगा था। मैं जो हमेशा चाहता था कि रोशानी की शख्सियत के अधूरेपन और डर खौफ का राज मुझे मिले, वो राज क्या मिला कि मेरी नज़र उठने के काबिल ही नहीं रही। मैं एक मर्द था, लेकिन मुझे मर्द होने पर शर्मिंदगी हो रही थी। कहते हैं कि माशरा मर्दों से होता है, और जब मर्द अच्छे नहीं होंगे तो माशरा कैसे अच्छा होगा। और इस माशरे में रोसाने जैसी कमज़ोर और मासूम लड़कियों को खौफजदा ही तो होना था। आखिर आसपास इतने भेड़िए जो रह रहे थे, जो कभी छुप के वार करते और कभी खुलेआम इज्तिमाई हमला कर डालते थे। वो मेरे सामने बैठी रो रही थी और मैं उसे तसल्ली देने की भी हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि मैं भी तो एक मर्द था और रोशानी के दिखाए हुए आईने में अपनी सूरत देख चुका था। अपने गिरेबान में झांक लिया था कि हम मर्द लोग क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ नफ्स के पुजारी, नफ्स के आगे अंधे हो जाने वाले, अपने रिश्ते और मर्तबे का तकद्दुस पामाल करने वाले, अपनी शख्सियत के बुलंद मीनार को पल में ज़मीन बोस कर देने वाले। अखबारात, टीवी, रिसाले और दर हकीकत हमारी वहशतों से भरे पड़े हैं। हम इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ होकर भी इज़्ज़तों को धज्जियों में बिखेर रहे हैं, इस दुनिया की खूबसूरती मजरूह कर रहे हैं। और दुनिया समझती है कि मर्द इस कायनात की मजबूत तरीन मखलूक है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि यही मजबूत तरीन मखलूक, उस कायनात की खूबसूरत तरीन मखलूक औरत को रोंद रही है। और जब इस कायनात से खूबसूरती मिट गई तो इस कायनात का क्या होगा। जब हर तरफ खौफ व हरास होगा तो मोहब्बतें जन्म कैसे लेंगी। क़यामत क्यों कर रुकेगी। क़यामत तो आएगी जब बहन बेटियां अपनी माँ जाए भाइयों और बाप से डरने लगेंगी, जब बीवी शोहर को एक लुटेरा और अपने रिश्ते को रेप समझने लगेगी, जब एक उस्ताद भेड़िया बन जाएगा, जब हीरा जैसी मासूम कमसिन बच्चियों को अपना घर अपना शहर छोड़ना पड़ जाएगा। क़यामत आएगी, हशर उठेगा, दुनिया तबाह होगी। फिर हम मर्द लोग क्या कर सकेंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम मजबूत मखलूक मजबूत बनकर दिखाएं। हम औरत के एतमाद को ठेस ना पहुँचाए। हम मुहाफिज हैं, हम रखवाले हैं। हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमें नफ्स के भाव में आकर बहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मर्द हैं। हमें मजबूत होने का एजाज़ हासिल है, कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मज़ा तो जब हो हम एक कमज़ोर को अपने मजबूत होने का मान दे सके, और वो कमज़ोर सी नाजुक सी हस्ती हमारी संगत पर नाज करे, हमारे लिए अपनी मोहब्बतें और वफ़ाएं निछावर करे, हमारी सलामती के लिए दुआ गो रहे, ना कि हमारे लिए उसे बद्दुआ करना पड़े। और फिर हम फ़ख्र से कह सकें हम तो आखिर हम हैं ना। हनान का रिश्ता अनुषा के लिए आया था, लेकिन अनुषा तो जैसे खाना पीना भूल गई। मैं बेशक उसका भाई था, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कुछ सोचूं, मगर फिर भी मैंने सोचा, अपने दोस्त अपने जिगरी यार के दिल का ख्याल रखा, अपनी बहन की खुशियों को तरजीह दी और अम्मी पापा के सामने हनान के रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों। अम्मी को ताज्जुब हुआ था, मगर रोशानी मेरे इनकार से कुछ मुतमिन सी नजर आती थी। शायद वो जानती थी कि अनुषा कहाँ इंटरेस्टेड है। अम्मी प्लीज़ इतना जज्बाती होने से पहले अनुषा से पूछ लें। मैंने पूछा है इससे, वो कहती है जहाँ आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अम्मी के जवाब पे मुझे हैरानी हुई। फिर ये भी जान गया कि वो माँ बाप का एतबार तोड़ने से डर गई है
اس نے ماں کا مان رکھ لیا۔ جو بیٹیاں یوں قربانی دینے سے گریز نہ کریں ان کو تو سب سے زیادہ محترم رکھنا چاہیے۔ پھر بھی مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، آپ ماموں کا انکار کر دیں۔ امی نے میری بات سن کر روشانی کو دیکھا۔ وہ سب کو چائے سرو کر کے خود بھی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ آج کل محترمہ کے پر اعتماد سے انداز اور ادا بڑے انوکھے سے لگتے تھے، میں دیکھتے رہنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ تم کیا کہتی ہو بیٹا؟ حنان آخر اس کا بھائی تھا، اس کی مرضی جاننا بھی ضروری تھا۔ پھوپھو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کچھ سوچ سمجھ کر ہی اور یقیناً ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، اس نے مدبر سے انداز میں جواب دیا۔ میں کب ہونٹوں سے لگائے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا کہ یہ روشانی ہی ہے پر اعتماد سی۔ پھر وہ میری نظروں سے نظر چرا گئی اور میں جان گیا اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا، کیونکہ وہ یقیناً انوشا کے دل کا حال جانتی تھی۔ بڑی گھنی ہو، سچ کہتے ہیں میسنا بندہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ وہ کھڑکی کھولے کھڑی تھی جب میں نے اس کو پیچھے سے باہوں میں بھرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ میرے حصار سے چونکی، پھر سنبھلی۔ وہ ابھی بھی ڈرتی تھی، لیکن اب یہ ڈر صرف 1% رہ گیا تھا۔ 99% وہ مجھ پہ بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اسے یہ بھی یقین آ گیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان ہر تعلق جائز ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ میں نے ایسا کیا کہا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ انوشا کی شادی کے لیے کیا خیال ہے؟ کہاں بہتر رہے گا؟ سمیر بھائی کے ساتھ، وہ فوراً بولی اور میں ہنس پڑا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں میسنی ہو، سب جانتی ہو، پھر بھی مجھے ستا رکھا ہے۔ میں نے اسے اور زور سے بھینچا تو وہ گھبرا گئی۔ کیوں غلط کہہ دیا ہے؟ وہ میرے تیوروں سے سہم گئی۔ تم اپنی نند کے لیے کچھ سوچ رہی ہو تو اچھا ہی سوچ رہی ہوگی، میں انکار کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اب انوشا سمیر کے ساتھ ہی رخصت ہوگی۔ میں نے جس فراغ دلی کا مظاہرہ کیا تھا وہ بھی اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ جب ہی کھلکھلاتی ہوئی میرے حلقے سے نکل گئی اور پلٹ کر مجھے معنی خیزی سے دیکھنے لگی۔ سب مفاد دیکھ لیے ہیں نا، اس لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ یہی بات میں حنان بھائی کے لیے کہہ دوں تو آپ کی یہ فراغ دلی اور اپنائیت دھری کی دھری رہ جائے۔ پھر آپ کہیں گے تم کون ہوتی ہو میری بہن کی زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ اوہ میرے اللہ، میں ہکا بکا اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ یعنی چلاک ہو گئی ہو؟ ابھی نکالتا ہوں تمہاری ساری چلاکی۔ میں خطرناک ارادوں سے آگے بڑھا اور وہ تتلیوں کی طرح اڑتی ہوئی دروازہ عبور کر گئی۔ اس کی کھلکھلاہٹ میں کمرے کے اندر بھی سن سکتا تھا۔ کسی آ کر اپنے بال کھجا کے رہ گیا۔ علیزے اور نیت کے ساتھ ہی سمیر اور انوشا کی شادی بھی آج اپنے صرف ان چاروں کے ہی نہیں، میری اور روشانی کی بھی۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، پہلے تو ہم اجنبی ہی بن کے رہے تھے، لیکن اب ہمیں میاں بیوی اور ایک دوسرے کا ساتھی بن کے رہنا تھا۔ اپنے دکھ سکھ بانٹنے تھے۔ مجھے ایک اچھا شوہر، اچھا مرد بن کے دکھانا تھا، لیکن اچھا شوہر بننے سے بھی زیادہ اچھا مرد بننا ضروری تھا تاکہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کر سکے۔ علیزے کی دوست کی والدہ نے جو سائیکیٹرسٹ بھی تھی بالکل درست اندازہ لگایا تھا۔ وہ مردوں سے ڈرتی ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب عورت مرد سے خوف کھانے لگے تو اس سے محبت کیسے کرے گی؟ اس کی روح، اس کے قلب کی راحت کیسے بنے گی؟ اس کا گھر کیسے سنوارے گی؟ اس کی نسل کیسے آگے بڑھائے گی؟ اور یہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اپنی وحشتوں پہ قابو پانا ہوگا، جائز اور نیک راہوں کو اپنانا ہوگا۔ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ہوگی، جیسے مجھے ہوئی ہے۔ اب مجھے اپنے حال دل کو سمیٹنا چاہیے کیونکہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کل بڑے شوق اور اصرار سے میں نے اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگوائی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو دلہنوں علیزے اور انوشا کی فکر ہے، جبکہ مجھے روشانی کی فکر ہے۔ سب سے چھپ کے بیوٹیشین کو اپنے بیڈ روم میں چھوڑ گیا تھا تاکہ وہ روشانی کو مہندی لگا دیتی، اور اب مجھے اس مہندی کے رنگ میں اپنی محبت کا رنگ بھرنا تھا اور روشانی کے چہرے سے شرم و حیا اور خوشی کے رنگ چرانا تھے۔ اپنے دل کو سیراب کرنا تھا جو کب سے تشنا بیٹھا تھا، لیکن رب نے سیراب کرنے کا موقع دے دیا تھا، کیونکہ رب تو واحد رب ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔